स्टेट गवर्नमेंट में फर्स्ट टॉपिक आज होगा जो कि राज्यपाल है ना। राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो गवर्नर है, राज्यपाल है, आखिर ये जो पद है वह संविधान में कहां दिया हुआ है, संवैधानिक पद क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है राज्य के पूरे कामकाज में, स्टेट गवर्नमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है राज्यपाल के पद का, उन तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। तो राज्य सरकार पार्ट 4 आपका शुरू हो गया है ना, पार्ट 4, और इसमें हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 नॉट पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 6 है ये आपका, और इसमें हम बात करने वाले हैं आपका राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ अधिकरण, उपभोक्ता आयोग और लोक अदालत और अन्य न्यायालय। तो बेसिकली ये जो आपके टॉपिक्स होंगे, ये सारे टॉपिक आपके जो 9 टॉपिक है, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं, ठीक है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। ये आपके लिए टेलीग्राम का लिंक है, चाहे तो आप बारकोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, मंजू PW UPSC वाला, क्लासेस की इंफॉर्मेशन, क्लासेस की PDF, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखो, सो पार्ट 4 में स्टेट गवर्नमेंट हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे काम करना स्टार्ट करती है, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने जाना था कि हमने जिस व्यवस्था को अपनाया है सेंट्रल लेवल पर, हमने ठीक उसी तरह की व्यवस्था को अपनाया है स्टेट लेवल पर, पढ़ चुके थे हम इस बात को, एनसीईआरटी में आप इस बात को समझ चुके हैं कि हमने सेम पैटर्न अपनाया। तो अब देखो कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कार्यपालिका होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, कार्यपालिका है ना, विधायिका होगी, लेजिस्लेचर होगा, और स्टेट गवर्नमेंट में न्यायपालिका, जुडिशरी होगा। इसलिए तो हम ये सारे चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा? कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे गवर्नर, कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे सीएम, कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। विधायिका की बात करेंगे तो विधायिका में देखो हमने जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है उसमें हमने बाइकैमरल सिस्टम को अपनाया है, उसमें हमने क्या किया, द्विसदनीय विधायिका को अपनाया है, और उस द्विसदनीय विधायिका को न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के स्तर पर भी हमने अपनाया कि राज्यों में भी जो है दो विधानमंडल होंगे, एक उच्च सदन जिसे कि हमने विधान परिषद का, एक निम्न सदन जिसे कि हमने विधानसभा का। तो देखो विधायिका में हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस, विधान परिषद एंड विधानसभा, विधान परिषद एंड विधानसभा, है ना। तो ये दो चैप्टर, मतलब ये दोनों हम इसमें पढ़ने हैं। अब देखो न्यायपालिका में हम क्या पढ़ेंगे, हमने जाना था जब हमने न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था को देखा था कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, और बच्चों उस इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमने ये जाना था कि हम सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो है हाई कोर्ट होंगे, और हाई कोर्ट जो है राज्यों में टॉप पर होंगे। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में वो सबसे मतलब जो ऊंची स्थिति है वह किसकी है, तो हाई कोर्ट की, तो उच्च न्यायालय, फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमें देखो वही सब तो पढ़ना है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्री परिषद है, ठीक है, तो ये तीनों आपकी कार्यपालिका का हिस्सा हो गए। विधानमंडल की बात करेंगे, विधानमंडल का हिस्सा हो गए, ठीक है, ये सारे जो है उच्च न्यायालय, अधिकरण, बाकी आयोग, लोक अदालत, ये सारे आपकी न्यायपालिका के हिस्से हो गए। तो राज्य सरकार पार्ट 6 में हमें यही सारी चीजें जो है पढ़ना है। राज्य सरकार पार्ट 6 में भाग 6 में हमें इन्हीं सारी बातों को पढ़ना है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं एक स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूं ताकि चीजें आपको कनेक्टेड लगे कि जब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की परिभाषा क्या दोगे, राज्य सरकार की परिभाषा क्या दोगे? आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 के बारे में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा। भारत जो है वह क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। हमने किस व्यवस्था को अपनाया? हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया। तो संघीय व्यवस्था क्या कहती है? संघीय व्यवस्था कहती है, या जब हम फेडरल वर्ड की बात करेंगे तो फेडरल वर्ड का मतलब क्या था कि दो से अधिक स्तरों पर सरकारों का होना। और इसका मतलब क्या है कि हमने जो दो व्यवस्थाएं की हुई है, दो से अधिक स्तरों पर सरकारों का होना, कि शुरुआत में तो केवल दो ही सरकारें थी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार, है ना, और दूसरा हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं। और फिर हमने जाना था कि बेसिकली जो तीसरा स्तर सरकार का बना वो था स्थानीय सरकार का, पंचायतों का, जो 73rd और 74, 73 और 74वां जो संविधान संशोधन थे उससे अस्तित्व में आया। हमने संघीय व्यवस्था में बात की थी कि बेसिकली दो स्तर पर सरकारों का होना होगा, और चूंकि हमारे यहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसा संविधान है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ संविधान है, और इसमें बताया गया है कि इन दोनों सरकारों की शक्तियां क्या है, कौन क्या काम करेगा। पढ़ चुके हैं हम इस बात को। साथ ही हम ये भी देख चुके हैं कि जो 7th शेड्यूल है, या अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें उसमें हमने ये भी जाना था कि एक तो संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। तो राज्य सूची में जो भी विषय शामिल है इन सभी पर नियम बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। एक बात और जो हमने पढ़ी थी जिसमें कि साफ लिखा हुआ था कि केंद्र सरकार हो, मतलब जो राज्य सरकार है वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। क्या अधीन है? नहीं, अधीन नहीं है, अधीन नहीं है। इनका अपना स्वायत्त क्षेत्र है, संविधान से राज्य सरकारों को जो शक्तियां है प्राप्त है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि कंट्रोल करेगी किसी सब डिवीजन को। जैसे कि हमने क्या किया कि शासन के उद्देश्य से बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमने केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा, हमें पता है कि इतनी विविधता है देश में, जरूरत होगी कि हम स्टेट या इस तरह से सब डिवीजन जो है बनाए ताकि देश का शासन प्रशासन ठीक से, व्यवस्था ठीक से चल सके। सो बेसिकली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तरीका है ये, विच शेयर पॉलिटिकल पावर विद द फिगर ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल और नेशनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि हमने शक्तियों का एक तरह से विभाजन जो है किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मामले देख रही है जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देश के लिए ज्यादा, जैसे कि मनी बैंकिंग, या फिर हम इस तरह के मामलों की बात करें, नेशनलिटी की बात करें, नागरिकता की बात करें, तो इस तरह के मामले जो है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर जरूरत है कि बिल्कुल सेम कानून बने, देश की एकता के लिए जरूरी है, केंद्र सरकार देख रहा है, राज्य सरकार राज्य के मामलों को देख रहा है, और भी काफी सारी चीजें राज्य का शासन प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ना ही केंद्र सरकार राज्यों के लिए उत्तरदायी है, बल्कि हर एक स्तर पर जो सरकारें हैं वह उन लोगों के प्रति उत्तरदायी है जिन्होंने इनको चुना है, ठीक है। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो कि एक सब डिवीजन ऑफ कंट्री की अगर हम बात करें तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या किया कि दो स्तरों पर एटलीस्ट सरकारों का होना जो है तय किया, निर्धारित किया। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में हम जो व्यवस्थाएं हमने अपनाई है केंद्र में, सेम वही व्यवस्थाएं हमने राज्यों में भी अपनाई है ना। सो सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट वही हमने स्टेट में भी अपनाया है जो कि सेंट्रल में है, लगभग चीजें सेम होंगी, लगभग हमें यहाँ पर सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट जो है दिखाई देता है। अब देखो सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट कैसे, ये भी थोड़ा सा देख लो। सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल कि अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखेंगे तो केंद्र के स्तर पर क्या है कि जो नॉमिनल हेड है, या हम कहेंगे कि केवल संवैधानिक प्रमुख है, वहां पर प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में देखोगे तो गवर्नर है। प्रेसिडेंट की सलाह मशवरा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका की जो हेड है वह पीएम होगा। साथ ही हम देखेंगे कि गवर्नर जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं इनको भी सलाह मशवरा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसका की हेड सीएम होगा। हमने अब देखो हम बाइकैमरल सिस्टम की बात करें, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको चीजों को कोरिलेट करा रही हूं। बाइकैमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था, तो हमने देखा कि भाई जो केंद्र सरकार है, केंद्र के लेवल पर, केंद्र के स्तर पर राज्यसभा है और लोकसभा है। वहीं अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य के स्तर पर भी दो सदन है, पर हाँ ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी अपर हाउस हो या विधान परिषद हो और विधानसभा हो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, अपर हाउस है और सेकंड जो विधानसभा है। तो इस तरीके से हमने सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट की जो बात है बेसिकली वह स्टेट गवर्नमेंट के भी लेवल पर की हुई है, ठीक है। तो भारत के संविधान में राज्य सरकार की कल्पना ठीक उसी तरह से की गई है जैसे कि केंद्र सरकार के लिए हमने कल्पना की है। और अगर हम संविधान के 6 भाग की बात करेंगे तब इसका वर्णन आपको दिखाई देता है। तो राज्यपाल के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, ये पूरा आपका चैप्टर का समरी है। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है आखिर वह कैसे होती है, राज्यपाल के पद के लिए क्या योग्यताओं की आवश्यकता है, कौन शपथ दिलाएगा, क्या शर्तें होंगी, किन टर्म्स के आधार पर ये काम करेंगे, पदावधि की हम बात करेंगे। जैसे राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं, उससे कुछ कम शक्तियां जो है वह राज्यपाल के पास है। जैसे कि राष्ट्रपति के पास आपातकाल की भी शक्तियां हैं, कूटनीतिक भी शक्तियां हैं, समाधान के लिए भी कुछ विशेष पावर है। और वही हम राज्यपाल
राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल के पास देखो कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां हैं। कुछ शक्तियों की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो एक प्रश्न तो यहाँ से ये भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी पावर्स है जो कि राष्ट्रपति के पास है पर राज्यपाल के पास नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं कि हम कंपैरिजन देखें, हम तुलना को देखें कि आखिर जैसे कि वीटो पावर हुआ, अध्यादेश पावर हुआ या समाधान की तुलना है, तो आखिर राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या कंपैरिजन है इस बात को लेकर, प्रेसिडेंट और गवर्नर आखिर क्या कंपैरिजन है ना। साथ ही हम राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और कामकाज के मुद्दे, तो ये आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। तो हम पढ़ने वाले नियुक्ति, योग्यताएं, शर्तें, साथ ही मैं काफी आपको क्वेश्चन जो है बताऊंगी यूपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ साथ चलेंगे, कार्यकारी शक्तियां हैं या फिर बाकी विधायी शक्तियां हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियों पर विचार करते हुए इस बार मैंने जो क्वेश्चन है कंपैरेटिवली टफ बनाए हैं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि क्वेश्चन यहां से आ जाएगा ना तब आप जरूर यहां पे फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा जहां पे टफ हो सकता है आप गलती कर सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कामकाज के मुद्दों की बात करेंगे, हम मेंस के 3 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और इस एक क्वेश्चन का पूरा आंसर फॉर्मेटिंग भी करेंगे क्लास में। यूपीएससी मेंस 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, हम इस पे पूरा फॉर्मेटिंग करेंगे कि आखिर किस तरीके से। इसके अलावा हम कुछ ऐसी बातों को पढ़ेंगे जो कि आपके चैप्टर्स में नहीं है, लेकिन हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति से, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के पहले भी कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम एक बार चर्चा है बेसिकली मैं कर लें, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देखो कि स्टेट गवर्नमेंट हमें क्यों चाहिए, हमने बात कर ली है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहली बात तो यही है कि हमने संविधान में लगभग सेम चीजों को अपनाया है ना। संविधान ने केंद्र की तरह ही, केंद्र के जैसी ही व्यवस्था राज्यों के लिए भी अपनाई, राज्यों के लिए भी अपनाई। जैसे हमने देखा कि देश में संवैधानिक जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति है और राज्यों में जो संवैधानिक प्रमुख है वह राज्यपाल है ना। तो स्थिति जो है वह इनकी कैसी है, सेम है ना। साथ ही देखो कि संविधान के, अगर मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल की बात करूं और पार्ट की बात करूं, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो बात है बेसिकली वह कहां पर की गई है, स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है पार्ट 6 भाग 6 और आर्टिकल भी याद रखते हैं 153 से लेके 167, ठीक है। अगर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की बात करें तो इसमें कौन आएगा, संघ की कार्यपालिका को याद करो और ठीक उसी तरीके से डिजाइन कर लो राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। कि अगर हम कार्यपालिका की बात करेंगे तो राज्य की कार्यपालिका में बेसिकली राज्यपाल आ रहे हैं, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका, तो यहाँ पे पहले हम सीएम से शुरू कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट तरीके से कोई काम कर रहे हैं, इनके पास क्या है, राज्य मंत्री परिषद है, ठीक वैसे ही जैसे कि केंद्रीय मंत्री परिषद, तो राज्य मंत्री परिषद है ना। मुख्यमंत्री है, एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता केंद्र के स्तर पर हमने देखा था कि जो महान्यायवादी था वह राज्य की कार्यपालिका में शामिल था। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में वो कौन है, गवर्नर है, राज्यपाल है। राज्यपाल जो है क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे एक तरह से स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं है ना। तो गवर्नर जो है वह चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है, गवर्नर या राज्यपाल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट लिख दूं या स्टेट लिख दूं, स्टेट है ना, मतलब राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख है, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख है राज्यपाल, ठीक है। देखो आर्टिकल 153 की हम बात करेंगे, ये कहते हैं राज्यपाल होगा, राज्य का राज्यपाल होगा। अभी तक संविधान में केवल यही बात लिखी जा रही थी आर्टिकल 153 के अनुसार कि एक जो है राज्यों के राज्यपाल के बारे में जो व्यवस्था है बेसिकली वह की गई थी। आर्टिकल 153 क्या कह रहा था कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा था कि देयर इज अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, पर ये नहीं कहा जा रहा था मूल संविधान में कि एक जो व्यक्ति है वो एक से अधिक स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। फिर हुआ एक संविधान संशोधन 1956 में, 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 7वां। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें इस बात को तय किया गया कि जो सेम पर्सन है वह एक या एक से अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकता है। एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति लिख लो पहले, एक ही व्यक्ति एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। मूल संविधान में ये बात नहीं लिखी गई थी, ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को बेसिकली शामिल किया गया था। आया समझ में, आगे चलिए अब हम, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि आखिर राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह कैसे की जाएगी। राज्यपाल की जो नियुक्ति है आखिर वह कैसे की जाएगी इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखो हम चाहते तो राज्यपाल का चुनाव वैसे भी करा सकते थे जैसे कि सीएम का कराया जा सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हमने राष्ट्रपति को, जैसे कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष, एक तरह से जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में होता है, या फिर जो अमेरिका है उसमें ऐसी व्यवस्था है। आपको पता है अमेरिका की व्यवस्था कैसी है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो अमेरिका में बेसिकली यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में राज्यपाल को सीधे तौर पर चुना जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यपाल का सीधा चुनाव होता है, सीधा चुनाव होगा। लेकिन जब हम दूसरी बात करेंगे कनाडा की, तो जानते हो कनाडा में क्या होता है, कनाडा में राज्यपाल जो है उसको नियुक्त किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, नियुक्त किया जाता है केंद्र के द्वारा। तो भारत ने जिस व्यवस्था को अपनाया, इंडिया ने जिस व्यवस्था को अपनाया वो कनाडा की व्यवस्था थी, है ना। इस संदर्भ में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस संदर्भ में बेसिकली हम किसकी व्यवस्था के करीब है, तो हम कनाडा की व्यवस्था के करीब। तो यूएस में राज्यपाल का जो बेसिकली निर्वाचन है वह सीधा होता होगा, भारत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 153 कहता है कि एक राज्यपाल होगा, ठीक है। आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी, आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी। इस संदर्भ में प्रावधान करता है, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पीएम के बारे में, कि पीएम जो है उनका मेन स्टेटस बेसिकली इस संदर्भ में क्या है, कि क्या वो एक निर्वाचित व्यक्ति होंगे, उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, आखिर क्या है उस संदर्भ में स्टेटस। तो हमने क्या जाना था कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आप ध्यान से सोचो, जो व्यवस्था अगर राज्य नहीं भी याद हो रहा है, राज्य की कार्यपालिका आपने नहीं भी पढ़ी, तभी बहुत स्मार्ट गेस आप कर सकते हो कि जो व्यवस्था हमने केंद्र में अपनाई है एज इट इज, अगर आप उस व्यवस्था को लागू कर देंगे, और इतनी बात की गारंटी है कि आप 90% मामलों में सही होंगे। 10% छोड़ दिया क्योंकि समटाइम्स कुछ एक्सेप्शनल है कि हाँ भाई ये तो स्टेट गवर्नमेंट है तो कुछ चीजें 19-20 रही होंगी। तो यहाँ पर देखो कि नियुक्ति ना तो सीधे की जा रही है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना तो सीधा निर्वाचन होगा और ना ही राष्ट्रपति की तरह ना ही कोई अप्रत्यक्ष चुनाव है। अब यहाँ मत सोच लेना, वही बात है ना कि कुछ एक्सेप्शन है, ना ही आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति, अब आपने देखो समटाइम्स कहां पे हम गलत दिमाग लगा लेते हैं कि भाई केंद्र सरकार की तरह ही सारी चीजें हैं, तो केंद्र का जो संवैधानिक प्रमुख या देश का जो संवैधानिक प्रमुख है उसकी तो बेसिकली अप्रत्यक्ष तरीके से, और कुछ चुनाव पद्धति के बारे में आपने पढ़ा कि इस तरीके से उनका जो निर्वाचन है वह हो रहा है। लेकिन आप सोचोगे कि ठीक उसी तरीके से राज्यपाल का होता होगा, वहां पे आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ना तो सीधा इनका निर्वाचन होगा और ना ही बेसिकली अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अब प्रश्न उठता है तो क्या होगा, तो याद रखना है इनके बारे में कि ये राष्ट्रपति के द्वारा बेसिकली नियुक्त किए जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। क्योंकि राज्यपाल की बात चल रही है तो आप सीएम तो समझोगे नहीं, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंटमेंट या अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, एक और व्यवस्था समटाइम्स कह दिया जाता है कि केंद्र के द्वारा मनोनीत होता है राज्यपाल। समटाइम्स हम कहते हैं ना कि द्वारी भूमिका होती है, तो जो केंद्र है बेसिकली केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी राज्यपाल को देखा जाता है। तो यहाँ पर देखो कि केंद्र द्वारा मनोनीत, ये शब्द भी दिख जाए आपको तो ये गलत नहीं होगा, केंद्र द्वारा मनोनीत होगा, केंद्र द्वारा मनोनीत होगा, है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, ये इसके लिए राइट टर्म है। तो यहाँ पर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट या फिर नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप लिख लो इसमें कि बेसिकली क्या होगा, ये नॉमिनी होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट,
ठीक है, नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? तो अब आप इस टर्म पे क्लियर हो गए कि आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष बल्कि अपॉइंटमेंट होगा, और ये अपॉइंटेड कौन करेंगे? ये बाय प्रेसिडेंट होगा। अब देखो एक केस था, एक केस के बारे में मैं आपको बताती हूँ, हरगोविंद पंत केस। 19 हरगोविंद पंत केस हुआ था एक, है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ व्यवस्था कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं दी गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था, लिख लो पहले हरगोविंद पंत केस। समटाइम्स हो सकता है जो क्वेश्चन है वह आ जाए कि आखिर इस केस में क्या कहा गया था, हरगोविंद पंत केस। तो इसमें देखो इस केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि बेसिकली जो राज्यपाल है वह केंद्र के अधीन कोई रोजगार नहीं है। हरगोविंद पंत केस में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना कि राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन कोई रोजगार नहीं है, राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है, केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है। अगर केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है तो फिर क्या है? तो एक स्वतंत्र रूप से संस्था है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, स्वतंत्र संवैधानिक पद है, स्वतंत्र संवैधानिक पद है, ना कि केंद्र के अधीन कोई रोजगार है। ठीक है, ये बात जो है वह इस केस में कही जाती है कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, केंद्र सरकार के अधीनस्थ जो राज्यपाल है वह नहीं है। अच्छा, अब एक बात और सुनो कि आखिर ऐसा कारण क्या है कि हमने इस व्यवस्था को अपनाया, हमने इन दोनों व्यवस्थाओं को हमने क्यों नहीं अपनाया? तो संविधान सभा ने कुछ तो इसके पीछे लॉजिक लगाया होगा, उसी लॉजिक के कारण ये सोचा होगा। तो देखो अगर हमने इस व्यवस्था को अपनाया तो उसके पीछे कारण ये था, ये कारण आप लिखिए। देखो इसमें पहला कारण तो ये था कि अगर किसी भी तरीके से हम अगर सीधा निर्वाचन जो है वह करा लेते, तो ये जो सीधा निर्वाचन है, लिखवा ही देती हूँ 4-5 पॉइंट कि आखिर वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था के पीछे क्या तर्क है, वर्तमान व्यवस्था के कारण। ठीक है, तो देखो अगर हमने बच्चों, आपको सोचिए कि राज्यपाल के लिए मतलब एक कंडीशन है, मान लीजिए कि हमने सीधा निर्वाचन करा दिया या सीधा चुनाव करा दिया, गवर्नर का अगर हमने सीधा चुनाव अगर हमने करा दिया, तब इससे आखिर क्या होगा? इससे ज्यादा, इससे देखो जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है बेसिकली ये उसके कंफर्टेबल नहीं होगा, बहुत ज्यादा इनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब कि संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल होगा। तो सीधा चुनाव हमारी संसदीय व्यवस्था को प्रभावित कर देता, संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल हो जाता। ये बताओ कि जैसे कि मान लो अब गवर्नर है और वहीं पर सीएम है, तो गवर्नर और सीएम दोनों की उतनी ही लोकप्रियता है, दोनों को सरकार मतलब लोगों के द्वारा अगर डायरेक्ट चुना गया है या जो भी मेथड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ऐसे में कहीं ना कहीं गवर्नर को भी नहीं लगता कि मैं केवल रबर स्टैम्प बनके क्यों रह जाऊं, मैं भी शक्तियों का प्रयोग करूंगा, मैं भी सत्ता को भोग करूंगा। ऐसे में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है बेसिकली वह बढ़ जाते हैं। तो सीएम और गवर्नर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं और फिर सत्ता जो है या राज्य सरकार ठीक तरीके से काम नहीं चल सकती थी, और इसी वजह से जरूरी था कि हमने सीधे चुनाव की व्यवस्था न अपना के हमने इसको अपना लिया। फिर देखो चूंकि हमने संविधान में तो अपनाया कि जो गवर्नर है वह केवल संवैधानिक प्रमुख है, जो गवर्नर है वह संवैधानिक प्रमुख है, तब तो कोई तुक ही नहीं बनता ना। अगर केवल हमने इसे संवैधानिक प्रमुख या केवल हमने नॉमिनेट मतलब एक तरह से नाम मात्र का एक प्रमुख ही अगर बनाया है, तब इसकी कोई बेसिकली लॉजिक नहीं था कि हम धन खर्च करते उतना हम पैसा खर्च करते उतना लोग जो है इन्वॉल्व होते, क्योंकि गवर्नर का चुनाव अगर संवैधानिक प्रमुख होगा या फिर हमने इस व्यवस्था को अपना लिया कि राष्ट्रपति इसको बेसिकली न्यू करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे लोगों को शामिल करते तो उनके जो वोटिंग राइट है उनका जो टाइम है वो केवल टोटल वेस्टेज कहलाता, उसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं था, है ना। तो इसके अलावा हम ये कहें कि अगर मान लो कोई अगर गवर्नर जो है वह निर्वाचित होता, अगर ये निर्वाचित होता, मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी, कि अगर ये इलेक्टेड होता तो क्या आज जिस तरीके से यह निष्पक्ष रह लेता है ना, विरोध की बात छोड़ दो, विवाद की बात छोड़ दो, उस पे आगे आएंगे। तो निर्वाचित अगर ये होता मान लीजिए, तब क्या ये निष्पक्ष हो पाता? तब क्या ये निष्पक्ष तरीके से काम करता? तब जो नैतिकता आज बनी हुई है क्या वह बनी रहती? तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ना तो ये निस्वार्थ मुखिया फिर राज्य का नहीं बन सकता, अभी तुम कह रहे थे कि राज्य का मुखिया है, ठीक है, लेकिन ये निष्पक्ष नहीं बनता, ये बेसिकली निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाता, क्योंकि फिर यहाँ पे स्वार्थ आ जाता है ना, ये निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाता। हमने बस इन्हीं कारणों के चलते क्या किया कि हमने वर्तमान जो राज्यपाल की चुनाव निर्वाचन नियुक्ति की व्यवस्था है हमने उसको अपनाया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो कि राजनीतिक स्थिरता को खतरा हो जाता, राजनीतिक स्थिरता को खतरा हो जाता। एंड एक इसका बेनिफिट ये है कि चूंकि केंद्र द्वारा नियुक्त होता है गवर्नर, चूंकि केंद्र द्वारा नियुक्त है, तो ऐसे में केंद्र का राज्य पर नियंत्रण बना रहता है, केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। अच्छा, एक बात और बताओ, जब हमने संघात्मक व्यवस्था को पढ़ा था, संसदीय संघात्मक व्यवस्था को पढ़ा था, तब हमने एकात्मक व्यवस्था की भी बात की थी। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि गवर्नर का जो पद है वह किस व्यवस्था के ज्यादा करीब दिखाता है, क्या संघात्मक व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था, किस तरफ मतलब ये जो झुकाव है वह हो जाता है, किस तरफ ये जो झुकाव है वह हो जाता है, ठीक है। चलो अब चलो आगे क्वेश्चन देखो जरा। संविधान में राज्यपाल पद के लिए शर्तों पर विचार करें। पहला है, उसे ना तो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए ना ही संसद का। संविधान में राज्यपाल पद के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। उसे ना तो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए ना ही संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि संसद सदस्य राज्यपाल नियुक्त होगा तो उसे उस तिथि से अपना पद छोड़ देना होगा जिस तिथि से वह राज्यपाल का जो पद है वह ग्रहण कर लेगा। लाभ का पद धारण ना करता हो और उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कुछ बच्चों ने तुरंत ही दिमाग लगा लिया होगा, तुरंत विद इन सेकंड कि मैम तीनों सही है। कितने बच्चों ने लगाया? एक बार कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज़ ऑफ आप ये जो क्लास में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बट मैं आपके कमेंट्स देखती रहती हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्लासेस समझ में आ रही नहीं आ रही है ना। तो आप कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों को लगा था कि आंसर जो है वह डी है। आंसर डी नहीं, आंसर है 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि देखो कि इसमें लाभ का पद ना धारण करता हो, इतनी बात तो सही है, पर वो राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ये जो कंडीशन है ना, ये सरकारी आयोग है, ये संविधान नहीं कहता। एक सरकारी आयोग बना था केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर 1983 में 88 के आसपास शायद इसने अपनी जो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह है दी थी। तो सरकारी आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि बेसिकली गवर्नर जो भी व्यक्ति बनाया जाए ये निष्पक्ष रूप से काम करे, इसके लिए बहुत जरूरी है। कुछ बातें इसमें कही गई। एक बात तो ये कही गई कि ये स्टेट के बाहर का व्यक्ति हो तभी जाके ये ठीक तरीके से काम कर पाएगा, वरना कहीं ना कहीं इसका एक थोड़ा सा इंटरफेयर, ये कहीं झुकाव हो जाता। झुकाव के सेंस में कि मान लो किसी प्रदेश के किसी राज्य के किसी जिले के पक्ष में या वो निस्वार्थ तरीके से काम नहीं कर पा रहा, या फिर समटाइम्स ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए ये उस जगह की किसी पार्टी का व्यक्ति है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तब ये निस्वार्थ तरीके से काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पर सरकारी आयोग ने ये भी कहा था कि बीच में बेसिकली कूलिंग पीरियड होना चाहिए। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है कि राजनीति में बहुत सक्रिय ना रहा हो, राजनीति में बहुत सक्रिय ना रहा हो हाल ही के समय में, ऐसे ही व्यक्ति को बेसिकली राज्यपाल जो है वह बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने संविधान जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया था कि आप इस बात को समझे, ठीक है। तो समटाइम्स बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे ही कुछ पूछता है कि आप उसमें फंस जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज के जो क्वेश्चन है
कंपैरेटिवली मैंने थोड़े से टफ रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, ये बात सरकारी आयोग कहता है, ना कि ये बात जो है संविधान कहता है। इसके अलावा अगर आप कुछ योग्यताओं की बात करें तो मेन तो दो योग्यताएं आपको याद रखनी है, एक तो कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरी बात है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्या ये दोनों ही योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए भी है? क्या ये दोनों योग्यताएं राष्ट्रपति के पद के लिए भी है कि वह भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो? यस, ये दोनों बातें हुई है, ठीक है। तो भारत का नागरिक और कम से कम 35 वर्ष या 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर है तो वह त्यागपत्र दे दे और लाभ का पद न धारण करता हो। तो ये तो कुछ बातें लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 157 और 158 की बात करें तो इसमें राज्यपाल के लिए कुछ आवश्यकताओं की चर्चा की गई कि आखिर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो कुछ योग्यताएं तो बेसिकली संविधान में लिखी हुई है, कुछ योग्यताएं जो भी सरकारी आयोग ने बना दी है ना। तो यहाँ पर हम बात इसकी कर रहे हैं कि योग्यताएं जो है आखिर में क्या होगी गवर्नर के लिए। तो सरकारी आयोग क्या कहता है, जरा इन बातों को पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक तो आप उस बात को समझ गए, फिर भी वहां पे यहाँ एक पॉइंट लिख देती हूँ कि सरकारी आयोग क्या कहता है कि जो गवर्नर है बेसिकली वह कौन हो, राज्य के बाहर का व्यक्ति हो, राज्य के बाहर का व्यक्ति हो और ये बेसिकली किसी ना किसी मामले में प्रसिद्ध या प्रख्यात रहा हो, है ना। किसी ना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए जो कि बेसिकली प्रख्यात रहा हो, स्थानीय राजनीति से बहुत जुड़ा हुआ ना हो, ठीक है। साथ ही इसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई सत्तारूढ़ दल का है, सत्तारूढ़ दल का नेता है कोई, उसे राज्यपाल ना बनाया जाए। सत्तारूढ़ दल का नेता ना हो, इसे राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही इसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 155 के अनुसार ये बात शामिल कर दी जाए कि अगर आपको राज्यपाल नियुक्त करना है तो आपको सीएम का परामर्श होना चाहिए। तो जानते हो ये बात ही कही कि भाई संविधान में सुधार कर दो, संवैधानिक सुधार कर दो, संवैधानिक संशोधन करके ये जो बात है वह आप शामिल कर दो। ये बात सरकारी आयोग ने कही थी, ध्यान रखना इस बात को कि आप क्या करो, आर्टिकल 155 में थोड़ा सा संशोधन करो और ये देखो कि राज्य के मुख्यमंत्री से जो परामर्श करना है राज्यपाल के संदर्भ में वह आवश्यक हो। और एक और बात इसके द्वारा ये कही गई थी सरकारी आयोग के द्वारा कि बेसिकली आप अगर राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हैं तो आप पीएम, आप लोकसभा के स्पीकर, है ना, पीएम लोकसभा के स्पीकर, इनसे बेसिकली आपको जो परामर्श है करना हो, लेकिन ये अनौपचारिक हो। इसको संविधान में शामिल करने की बात नहीं कही गई, इसमें कहा कि ये बेसिकली आप अनौपचारिक तौर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कैसे कर सकते हैं, तो जो अच्छा इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल हो गए, लोकसभा स्पीकर भी है, बट इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है इन तीनों से जो परामर्श है वह भी किया जाए और ये अनौपचारिक बतौर शामिल करा जाए। तो योग्यताएं बच्चों दो तरह की योग्यताएं हमने यहाँ पर देख ली, कुछ योग्यताएं ऐसी जो कि संविधान कहता है और कुछ योग्यताएं ऐसी जो कि सरकारी आयोग कहता है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन आउटसाइड ऑफ द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। 2019 का क्वेश्चन है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म राजमन्नार सरकारिया नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। तो आखिर किसने ये सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और बहुत गहन राजनीतिक संबंधों के बिना, मतलब राजनीतिक रूप से थोड़ा सा तटस्थ हो, ऐसा ना हो कि बहुत सक्रिय रहा हो हाल ही के समय में, तो हाल के दिनों में सक्रियता से वो भाग ना ले। तो क्या भाई हमने पढ़ा सरकारी आयोग है ना, तो सरकारी आयोग के द्वारा बेसिकली ये जो सुझाव है वह दिया गया था। क्लियर हुआ। योग्यताओं की हमने बात कर ली है ना, हमने शर्तों की भी थोड़ा सा देख लिया, क्या क्या जो शर्तें हैं बेसिकली वो उसके लिए संविधान में तय की गई हैं और हमने एक क्वेश्चन भी देखा। इसके अलावा एक बात और देखो कि अगर हम शपथ की बात करें तो बेसिकली ओथ या शपथ इन्हें कौन दिलाएगा, गवर्नर पद के लिए गवर्नर जो व्यक्ति बनेगा इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, तो गवर्नर को शपथ दिलाएंगे जो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। अब ये बात तो सेम हो गई ना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएंगे, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो गवर्नर को शपथ दिलाएंगे और अगर ये उपस्थित नहीं है तब ऐसे में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है अगले वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अब देखो शर्तों की हम बात करेंगे, इसमें मैं कुछ बातें, वैसे तो सारी बातें लगभग हो चुकी है, फिर भी मैं कुछ बातें और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि इसमें ये कहा गया कि कोई लाभ का पद न धारण करता हो, ठीक है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कार्यकाल के दौरान उसे वही वेतन भत्ते सारी चीजें मिलेंगी जो कि बेसिकली संसद के द्वारा तय की जाएंगी और साथ ही इसमें बेसिकली देखो, और अगर मान लीजिए एक बात और याद रखना कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों का किसी को एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए, मान लीजिए कि आपने देखा यूपी और एमपी में या फिर यूपी और या फिर राजस्थान या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर दो स्टेट में अगर एक ही गवर्नर है तो उसको क्या वेतन भत्ता मिलेगा, किस तरीके से उसको बेसिकली डिजाइन किया जाएगा वो राष्ट्रपति तय करेगा, ठीक है। वो जो है अच्छा 2018 में जो संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंगली पहले जो राज्यपाल को वेतन है लगभग 1,10,000 मिला करता था, वर्तमान में 3.5 लाख, मतलब लगभग 3.5 लाख प्रति माह है ना, ये जो है वह राज्यपाल का पेमेंट है। अच्छा एक बात और देखो कि जैसे कि राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार है, एक क्वेश्चन दिखाती हूँ इसी के बारे में कि जैसे कि राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार है वैसे ही कुछ विशेषाधिकार जो है वो राज्यपाल के पास भी है, वो राज्यपाल के पास भी है, ठीक है। ये 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसमें अगर आपने नया वाला बुक लिया है तो पेज नंबर 269 में फर्स्ट वाला ही पैराग्राफ है, इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी कुछ विशेषाधिकार जो है दिए हुए और ये क्वेश्चन इसी विशेषाधिकारों से। विशेषाधिकार क्या है, विशेषाधिकार ये है, देखो सामान्य व्यक्तियों का हाल क्या है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, कोई सिविल कार्रवाई तो आपके खिलाफ की जा सकती है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल जो व्यक्ति है उसके खिलाफ किसी भी तरह की जो गिरफ्तारी है, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती, इवन आपराधिक कार्य भी, इवन कोई अगर उसने व्यक्तिगत भी ऐसा कोई कार्य किया है तो उसे भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई संस्थापित नहीं की जा सकती, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धि और वेतन भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से आ सकता है कि इसमें दोनों ही जो बातें हैं वह सही लिखी है। तो ये पहला क्या है कि विशेषाधिकार है बेसिकली कि कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल के पद पर आसीन है बेसिकली तो वह ना केवल अपने शासकीय कार्यों के लिए विधिक दायित्व से मुक्त होगा, जो भी शासन से संबंधित कार्य हैं, शासकीय कार्यों हेतु कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है कि कुछ गलत किया है गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो विधिक उत्तरदायित्व नहीं होगा। साथ ही देखो किसी भी तरह की चाहे वह आपराधिक कार्रवाई क्यों ना हो, आपराधिक कार्रवाई भी नहीं की जा सकती, आपराधिक कार्रवाई नहीं तो किया क्या जा सकता है, ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन देखो एक बात फिर भी है कि अगर मान लीजिए अपराध अगर कोई नागरिक कानून के अंतर्गत है, अगर नागरिक कानून के अंतर्गत कोई आपको कार्रवाई करनी है तो वो की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक प्योर नोटिस जो है वह देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 2 मंथ का नोटिस दोगे, 2 महीने के नोटिस के बाद आप नागरिक कानून से संबंधित आप जो बेसिकली कार्यवाही है उसको आप प्रारंभ कर सकते हैं, नागरिक कानून से संबंधित जो कार्यवाही है आप उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वह राज्यपाल का विशेषाधिकार है। अब हम आते हैं राज्यपाल की पदावधि के बारे में कि आखिर जो ऑफिस टर्म है वह इनका क्या होगा, राज्यपाल की जो पदावधि है आखिर वह क्या होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर योग्यताओं शर्तों इन सब की चर्चा कर ली, अब हम यहाँ पे पदावधि की बात करेंगे। देखो वैसे तो लिखा हुआ है कि वास्तव में बेसिकली मतलब सामान्यतः हम इस बात को कहते हैं कि सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यालय है या पूरा हम बात करें कि इनका ऑफिस टर्म कितना है तो 5 साल होगा, बट ये सामान्यतः है, इसका मतलब कोई और कंडीशन नहीं होगी। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होगा, पर ये सामान्यतः ही है भाई। इसमें देखो एक बड़ा जो आपको अगर हम वास्तविकता की बात करें
वास्तव में जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे केवल तभी तक ये अपने काम पर रह सकते हैं, ठीक है, और अपने पद पर रह सकते हैं। तो वास्तव में ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, वास्तव में ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। वास्तव में ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक बेसिकली ये जो है वह काम कर सकते हैं, इसके अलावा इन्हें हटना होगा। तो ये बात जो है वह आपको याद रखना है कि ये कब तक, वैसे तो सामान्य लिखा हुआ है कि ठीक है 5 वर्ष तक है, लेकिन यहाँ पर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कई बार सरकारें बदली तब राज्यपाल जो है सबसे पहले बदल गए, फिर जैसे ही दूसरे पार्टी की सरकार आई उसने पहली बार राज्यपाल बदल दिए। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है हमारे देश में चलती रहती है ना। और इन्हीं सबको लेकर एक केस आया था, जिस केस को कहा गया था सूर्य नारायण केस, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि राज्यपाल की जो पदावधि है वह आखिर कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि 5 वर्ष। 5 वर्ष नहीं बताना है, सामान्यतः अगर शब्द लिखा हो तो 5 वर्ष के होगा, अदरवाइज अगर ये लिखा हो कि अनिवार्यतः 5 वर्ष होगा ऐसा संविधान में लिखा है तो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेगा, है ना। चलो, तो सूर्य नारायण केस जो मामला था ना 1981, इस केस में जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली राज्यपाल के ऊपर प्रसाद पर्यंत होना ये जो मामला है ना ये न्याय संगत नहीं है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रखना न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये इसको बदलना चाहिए। एटलीस्ट 5 वर्ष पूरा करने दो, एटलीस्ट क्या है 5 वर्ष जो है वह पूरा करने दो। इसमें ये कहा कि राज्यपाल के पास कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है, कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है लेकिन होनी चाहिए। राज्यपाल के पास जो कार्यालय है ना, या कार्यकाल की जो सुरक्षा है बेसिकली वह नहीं है। तो सूर्य नारायण केस आया था 1981 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो बात है वह कही गई थी। इसके अलावा देखो 2 एग्जांपल हमें दिखाई देते हैं। देखो संविधान में तो ऐसी कोई भी विधि नहीं है कि आखिर जो राष्ट्रपति है वह हटा सके, तो ऐसे में फिर राष्ट्रपति कैसे हटा देते? तो अपने विवेक अनुसार हटा देते हैं, क्या किसी की सिफारिशों पर हटाते हैं? याद रखना कि संविधान में ऐसी कोई विधि प्रक्रिया नहीं दी गई है, संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है कि आखिर जो राष्ट्रपति है वह राज्यपाल को कैसे हटाएंगे। 2 केस है, ये एग्जांपल है बेसिकली कि कैसे जो राज्यपाल है उनको बदल दिया गया। वीपी सिंह की सरकार आई थी 1989 में, और आपने पीवी नरसिम्हा, हाँ, आर्थिक सुधार जब हुआ था 1991, है ना। 2 सरकारों के एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं। कहा कि जब वीपी सिंह की सरकार आती है तो उन्होंने उन सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया जो कि कांग्रेस वाले थे, या कांग्रेस सरकार के द्वारा जो राज्यपाल बने हुए थे, है ना, उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए थे उन सभी से त्यागपत्र बेसिकली मांग लिया। और फिर इसी प्रक्रिया को दोहराया 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया कि बाकी सबसे बेसिकली जो त्यागपत्र है वह मांग लिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, आगे भी हम देखेंगे जब चंद्रशेखर और वीपी सिंह इन सबकी सरकारें आती है तब इन्होंने क्या किया कि 14 राज्यपालों को बेसिकली 14 राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया। तो सबसे पहला काम ये होता है कि केंद्र का जो कंट्रोल है आखिर राज्यपाल कैसे हो जाए, और इसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि जो पिछली सरकार या पिछली जो पार्टी थी मान लो उसने अगर नियुक्त किया था तो हम उनको क्या कर हटा दे, रिप्लेस कर दिया, और खुद के जो राज्यपाल है बेसिकली नियुक्त कर दिए। तो ये हर सरकारें पहले काम करती हैं। और अगर इस तरह की प्रैक्टिस चलेंगी, आपको सोचिए कि अगर मान लो कभी कोई सरकार 5 साल नहीं रहती है, तो क्या ऐसा कुछ है कि भाई आज राज्यपाल नियुक्त कर दिया वो अगले 5 साल तक काम करेंगे? हो सकता है बीच में सरकार गिर जाए, जब नई सरकार आएगी वो अपने राज्यपाल बदल देगी। तो संविधान में ऐसी कोई मेथड नहीं डिसाइड की गई है, और ना ही ऐसी कोई संवैधानिक सुरक्षा है कि 5 वर्ष तक बेसिकली ये जो अपना कार्यकाल है वो पूरा करेंगे। तो सामान्यतः भले हम 5 वर्ष कह दें, लेकिन फिर भी हम इन्हें विशेष रूप से यही कहेंगे कि ये केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो काम है वह करते हैं, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और इस व्यवस्था को सही किसने नहीं कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सही नहीं कहा था? तो सूर्य नारायण केस मामले में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे राज्यपाल की कुछ शक्तियों की। आगे हम राज्यपाल की कुछ शक्तियों की बात करेंगे। अच्छा, एक दो बात और समझ लो कि मान लो अगर हम राज्यपाल की बात करें, 2 पॉइंट और है कि क्या कोई व्यक्ति जो है वह दोबारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? दोबारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? यस। क्या होगा इसका आंसर? यस, है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो अगर राज्यपाल जो है अनुपस्थित है, तब ऐसे में किस व्यक्ति, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राज्यपाल के बदले काम करेगा? तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना, ये बेसिकली राज्यपाल की अनुपस्थिति में एज अ राज्यपाल जो है वह बेसिकली काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो कि मान लो अगर ये तब था जब राज्यपाल का निधन हो गया। अगर देखो मान लीजिए राज्यपाल जो है, एक राज्यपाल है अभी, है ना, और नेक्स्ट उनका कार्यकाल मान लीजिए 5 वर्ष सरकार कोई पूरा कर लेती है, वो कब तक अपने पद पर रहेंगे? वो जब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उस पद पर बैठने के लिए नहीं आ जाता, ठीक है। तो वो तब तक जो है बेसिकली अपने कार्यकाल पर तब तक बने रहेंगे। और बेसिकली इसके पीछे ये लॉजिक, ये तर्क दिया जाता है कि जो राज्यपाल का पद है वो संवैधानिक प्रमुख का पद है, और ये जो पद है वह रिक्त नहीं होना चाहिए, है ना। राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहे, इसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कोई अगर आकस्मिक घटना हो या फिर आकस्मिक उनका निधन हो जाए, तब राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो राज्य उच्च न्यायालय है इनमें जो भी मुख्य न्यायाधीश रहे होंगे, ये अस्थायी तौर पर राज्यपाल का जो कार्यभार है वो सौंप दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शक्तियों की। राज्यपाल को कौन-कौन सी शक्तियां? तो राज्यपाल की शक्तियों में है विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और कार्यकारी शक्तियां, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ऐसी कौन सी शक्तियां जो कि राष्ट्रपति के पास तो है पर राज्यपाल के पास दिखने नहीं, हमें 4 तरह की शक्तियां दिखनी। तो इसके अलावा देखो कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक, सैन्य शक्तियां व आपातकाल। तो क्या ये शक्तियां राज्यपाल के पास हैं? ये शक्तियां याद रखना कि ये राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। ये जो शक्तियां हैं वह राज्यपाल के पास नहीं है। तो राज्यपाल के पास जो शक्तियां कुछ विधायी संबंधित है, मतलब कुछ कानून बनाने संबंधित, क्या इनका जैसे कि वह विधानसभा या फिर विधान परिषद या फिर सबका इनका सहयोग, इनका सत्र बुला सकते हैं, उसका संबोधन कर सकते हैं, उन तक सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, उनका संदेश पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो बिल है अगर उसको एक्ट बनना होगा जब राज्यपाल साइन कर देंगे तभी होगा। तो ये विधायी शक्तियां। कुछ वित्तीय शक्तियां जैसे कि अगर हम इसमें धन विधेयक की बात करेंगे उसको लेकर शक्तियां। कुछ न्यायिक शक्तियां जैसे कि हम कहें कि कुछ मामलों में नियुक्ति करने का अधिकार है, या फिर अगर किसी को हटाने की बात है तो उसमें न्यायिक शक्तियां होंगी। इसके अलावा कुछ कार्यकारी शक्तियों की बात करेंगे कि जैसे कि राज्य का जो शासन प्रशासन है, राज्य की जो सरकार है वह चले, उसके लिए सीएम की नियुक्ति, सीएम और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति, ये सारी चीजें कार्यकारी शक्तियों में आएगी। तो ये 4 तरह की शक्तियां, पर कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां, इस तरह की जो पावर है वह राज्यपाल के पास जो है, ठीक है, इस तरह की शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं है। अब कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में क्वेश्चन देखो जरा। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों पर विचार करना। वह मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, केवल महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा और उसे हटाने का अधिकार भी होगा। आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें सही नहीं है। कार्यकारी शक्तियां की जब हम बात करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि देखो कार्यकारी बतौर अगर हम देखें तो राज्य सरकार का जो औपचारिक रूप से जो भी कार्य हो रहे हैं वो राज्यपाल के नाम पर होंगे। औपचारिक रूप से जैसे कि हमने देखा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह का कोई संधि, कोई कार्य वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा, है ना। तो राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक उसी तरीके से अगर हम राज्य की बात करें तो कार्यकारी शक्ति का जो राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, सरकार का नहीं, राज्य का जो प्रमुख है वो चूंकि राज्यपाल है, इसलिए जो भी काम होंगे वो औपचारिक तौर पर राज्यपाल के नाम पर होंगे। दूसरी बात है कि भाई संदर्भ में कुछ नियम जो है डेफिनेटली बना सकता है, कुछ रूल्स बना सकता है, अगर ऐसा होता है। अच्छा, आदेश भी कुछ जारी कर सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि बेसिकली राज्य सरकार के जो कार्य है वह ठीक तरीके से चलते रहे, राज्य सरकार ठीक तरीके से काम करती रहे, इसके लिए
जो जरूरी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो बनाने का अधिकार भी बेसिकली इनके पास है। सीएम और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार है। इसके अलावा चाहे राज्य के महाधिवक्ता की बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें या राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, इन सभी की नियुक्ति भी राज्यपाल कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो लेकिन इन तीनों स्टेटमेंट में आके है क्या, कुछ तो गलतियां हैं, हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है कि मैं मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, इतनी बात तो सही है, लेकिन आगे लिखा है कि केवल महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ये बात गलत है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो मुख्यमंत्री है ना बेसिकली, तो जो सीएम है ये भी कब तक पद पर रहेंगे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक वैसे ही जैसे कि हम पीएम की बात करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आई तब राज्यपाल ने हटा दिया, उसके पीछे कारण होता है कि सीएम जो है उसे बहुमत नहीं रहा सरकार में या फिर इस तरीके से तभी हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही जो सीएम है अपना पद धारण करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये बात सही है कि निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करेंगे इसके सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा, लेकिन बाकी जो बात लिखी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करेंगे, ये लाइन गलत होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्हें उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, वैसे ही इन्हें भी हटाया जाएगा। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने के संदर्भ में भी, तो बट हटाने के संदर्भ में नहीं। तो प्रसाद पर्यंत पे कौन होगा, मतलब जब तक राज्यपाल चाहे राज्यपाल की इच्छा पर तब तक सीएम होंगे, महाधिवक्ता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा और उसे हटाने का अधिकार भी होगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना तक तो ठीक है, पर हटाने का अधिकार होगा, ये बात गलत है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन सदस्यों को हटाने के अधिकार की बात करेंगे, ये अधिकार किनके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें हम लिख सकते हैं सभी, है ना, सभी जो है वह सही नहीं है, सभी सही नहीं है। आया समझ में? तो ये हमने यहाँ पर कुछ कार्यकारी शक्तियों की बात। अब आगे देखो, तो देखो ठीक उसी तरह जो राज्यपाल है वह राज्य की विधानसभा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने राष्ट्रपति के बारे में समझा बच्चों, ठीक वैसा ही राज्यपाल के बारे में भी है। अब राज्यपाल के पास आखिर क्या क्या विधायी शक्तियां हैं, हम पहले उसको जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होगा। अब आप कहेंगे कि मैम विधानसभा लिखा है, विधान परिषद नहीं लिखा। तो हमने नो डाउट बाइकैमरल सिस्टम को अडॉप्ट किया, द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया राज्यों के लिए भी, लेकिन आप देखेंगे कि सभी राज्यों में अगर हम देखें तो ज्यादातर आपको विधानसभा दिखेगी, केवल 6 या 7 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। तो हम यहाँ पर राज्यपाल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं ना, कि विधानसभा का बेसिकली अभिन्न अंग होगा। अब देखो इसमें फर्स्ट ये है कि इनके पास देखो विधान संबंधी मतलब जो लॉ से रिलेटेड शक्ति है, लॉ मेकिंग से रिलेटेड शक्ति है, लेजिस्लेशन या विधायिका से रिलेटेड शक्ति है। तो पहली शक्ति तो ये है कि ये बेसिकली जो सत्र है उसको बुला सकते हैं और उसका सत्रावसान भी कर सकते हैं, है ना। सत्र को बुलाना, विधानसभा के सत्र को बुलाना और सत्रावसान करना या विघटन करने का भी जो अधिकार है बेसिकली इनके पास होता है, शक्ति होती है। नेक्स्ट देखो सत्र को संबोधन करना। ये सत्र को संबोधन बेसिकली दो मौके पर कर रहे हैं। एक तो हर साल न्यू ईयर के लिए कर दे रहे हैं, प्रतिवर्ष पहला जो हर साल का जो पहला सत्र होगा उसको संबोधन कर देते हैं। और दूसरी बात ये है बच्चों कि हर एक चुनाव के अगर हम चुनाव की बात करें तो विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात और पहले, ठीक है, तो यहाँ पर ये सत्र को संबोधित यहाँ पर ये करेंगे। ठीक है, चुनाव के पश्चात पहला सत्र होगा और जो प्रतिवर्ष पहला जो सत्र होगा उसको संबोधित करेंगे। अब देखो कि विधानमंडल को बेसिकली ये मैसेज भेज सकते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसा बिल विधेयक है जो कि अभी विचाराधीन है ना, जो कि अभी इनके पास गया नहीं है। इनका बेसिकली काम तो ये है कि जब बिल बन गया तब इनके पास आया, इन्होंने साइन किया, एक्ट बन गया, तब वो अधिनियम बन गया, लेकिन उसके पहले भी ये मैसेज भेज सकते हैं विधानमंडल के सदस्यों को। इसके अलावा देखो अगर मान लो विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, चलो अध्यक्ष तो ठीक है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, साथ ही जो उपाध्यक्ष है, अगर उपाध्यक्ष भी मान लीजिए अगर नहीं है, तभी अनुपस्थिति में बेसिकली कौन यहाँ पर अध्यक्ष होगा, तो जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति यही करेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति बेसिकली यही करेंगे। इसके अलावा देखो राज्य विधान परिषद क्या है, राज्य का उच्च सदन है, जैसे कि राज्यसभा है। तो राज्य के उच्च सदन में बेसिकली ये क्या करते हैं कि 1/6 जो सदस्य है बेसिकली, ठीक है, तो कुल सदस्यों के छठे भाग का जो मनोनयन है वो कर रहे हैं, छठे भाग का मनोनयन। अच्छा एक बात बताओ, हमने राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति को जो विधायी शक्ति है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, है ना। यहाँ पे 5वां क्षेत्र भी है, इस बात को याद रखेंगे, थोड़ा सा नोट करेंगे बच्चों, इस बात को भूलना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ा सा एक देखो जहां देखो डिफरेंस आएगा ना थोड़ा सा, वहां से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इन सदस्यों को ये मनोनयन करेंगे, पर इस मनोनयन के जो क्षेत्र है बेसिकली उसको समझो। तो पहला क्षेत्र, एक क्षेत्र एक्स्ट्रा है ना, हम उसको पहले लिख देते हैं, सहकारिता आंदोलन, है ना। एंड इसके अलावा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र तो हैं ही। इसके अलावा 5वां क्षेत्र भी है सहकारिता आंदोलन। इनसे ये 1/6 सदस्यों को नियुक्त करेंगे, तो ये बेसिकली इनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर विधानसभा सदस्य जो है, विधानसभा सदस्य की अगर अयोग्यता का मामला है, दल बदल से रिलेटेड नहीं, दल बदल से अगर वह संबंधित नहीं है, क्योंकि उस मामले में तो सुनवाई कौन करेगा, जो भी सदन का अध्यक्ष होगा वह करेंगे सुनवाई, है ना। तो यहाँ पर देखो कि विधानसभा अध्यक्ष की अगर अयोग्यता का मुद्दा है तो बेसिकली जो निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग के साथ विचार विमर्श करके वो इसका निर्णय लेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। अब एक बात और हम समझते हैं कि आखिर जब कोई भी जो बिल है, देखो ये एक्ट कब बनेगा, ये एक्ट कब बनेगा जब राज्यपाल साइन कर देंगे, राज्यपाल हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये जो बिल है ये कन्वर्ट हो जाएगा अधिनियम में। ऐसा ही है ना, यही हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। लेकिन आपको पता है कि इनके पास बेसिकली 3 विकल्प होते हैं, चौथे विकल्प पर भी आएंगे, है ना। तो पहले तो हम उन्हीं 3 विकल्पों की बात कर ले जो कि राष्ट्रपति के पास भी है, कि या तो ये विधेयक को स्वीकार कर ले, जब कोई बिल अगर हस्ताक्षर के लिए इनके पास आया तो राज्यपाल के पास बेसिकली क्या होगा, 3 विकल्प होंगे। जब कोई बिल आया तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प वही है जो कि राष्ट्रपति के पास भी है ना। तो हम पहले उन विकल्पों की चर्चा करें। तो पहला तो विकल्प है कि अगर ये हाँ कर दे, अगर ये हाँ कर देते हैं तब तो ये अधिनियम बन गया, हाँ करा तो अधिनियम बन गया ना। और अगर इन्होंने कहा नो, ना किया तो अधिनियम नहीं बना, सिंपल, ना किया तो ये अधिनियम नहीं बना। अब इसके अलावा इनके पास और तीसरा विकल्प क्या है, इनके पास विकल्प है कि उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, है ना। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो, अगर वह धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार हेतु भेजते हैं। इसमें क्लॉज याद रख लो, धन विधेयक नहीं है तो, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, धन विधेयक नहीं है तो, है ना। तो उसको क्या किया कि इन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। अब इनके पास जो चौथा विकल्प है, ये विकल्प है कि ये बेसिकली अगर चाहे तो राष्ट्रपति के विचारार्थ, मतलब खुद साइन नहीं करे, इन्होंने कहा कि जाओ राष्ट्रपति जी से पूछ लो, है ना। तो इनके पास एक और एक्स्ट्रा पावर है, एक और ऐसी शक्ति है आर्टिकल 201 की। कौन सी शक्ति है, इसको हम ऊपर पढ़ लेते हैं। इनके पास एक और विकल्प है आर्टिकल 201 का, और ये विकल्प कहता है कि बेसिकली ये विकल्प क्या कह रहा है कि राज्यपाल किसी बिल या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु, अब इनकी भूमिका यहाँ खत्म हो जाती है, राज्यपाल के विचारार्थ हेतु सुरक्षित रख ले, है ना, या फिर इनको भेज दे, राष्ट्रपति को भेज दे। तो ये बेसिकली एक विकल्प इनके पास आर्टिकल 201 के अंतर्गत हो जाता है। क्लियर है कि जब यहाँ पर फिर से मैं इसको ठीक लिख देती हूँ, है ना, कि जब यहाँ पर हमने देखा ये विकल्प किसके पास है, ये विकल्प चारों जो है वह राज्यपाल के पास है। और ये कब है, कोई जो बिल है वो कन्वर्ट होगा एक्ट में जब राज्यपाल इस पर साइन कर देंगे, लेकिन गवर्नर के पास किसी भी बिल को लेके जो है वह 4 विकल्प होंगे। ठीक है, तो पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। इनके पास एक एक्स्ट्रा विकल्प है ना, क्योंकि राष्ट्रपति तो किसी और की सुरक्षा नहीं रख सकते, विचार के लिए नहीं रख सकते, बट ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्पों की हमने बात कर ली। अब देखो एक और पॉइंट इसमें समझो कि बेसिकली
अगर राष्ट्रपति के विचार के लिए इसको सुरक्षित रख लिया है ना, तो इस मामले में बेसिकली कुछ बातें जो है अनिवार्य रूप से कही गई। और यहाँ पर भारत के पूर्व मुख्य महान्यायवादी थे सोनी सोराबजी। अच्छा ये बताओ, हमने इनके बारे में इसके पहले पढ़ चुके ना, किस बारे में हमने पढ़ा है? शायद हमने पीआईएल के बारे में पढ़ा था, याद करो कि कैसे जो है वह रोका जाए, या फिर सत्यता के बारे में, न्यायिक सत्यता को कैसे रोका जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, क्या उसके उपाय हो सकते हैं। तो सोनी सोराबजी ये कहते हैं कि राज्यपाल को इन परिस्थितियों में विधेयक को सुरक्षित रख लेना चाहिए। तो विधेयक कौन सा होगा, मतलब किस टाइप के किस तरह के बिल हो तो वो सुरक्षित रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि एक तो जो बिल है वो संविधान के विरुद्ध हो, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये डीपीएसपी के भी विरुद्ध हो। अगर जो पार्ट 4 में राज्य के नीति के निदेशक तत्व है, अगर कोई बिल ऐसा है जो कि इन सबके विरुद्ध है, तो इस बिल को क्या करे, वह सुरक्षित रख दे, है ना। दूसरा हो गया। तीसरा है कि देश के व्यापक हितों के विरुद्ध हो। चौथा है कि राष्ट्रीय महत्व का हो। और पांचवा है कि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, मतलब आर्टिकल 31 क्लॉज ए, जो कि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण इन सबको लेकर बात करता है। तो अगर इसकी भी इससे संबंधित है, तो इन 5 तरह के विधेयकों को, इन 5 तरह के बिल को बेसिकली वह सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, वह सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखो एक केस है डीसी वाधवा केस। आपने ऑर्डिनेंस पावर सुना है? आगे अभी हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऑर्डिनेंस पावर या अध्यादेश की तुलना करेंगे शक्तियों की, तब हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ मैं केवल आपको एक केस बता रही हूँ। आर्टिकल कौन सा है? 213 अध्यादेश की जो पावर है, आर्टिकल 213 के अंतर्गत बेसिकली राज्यपाल के पास भी है कि वह जब दोनों सदन जो है वह ना चल रहे हो या एक नहीं हो, तब ऐसे में वे अध्यादेश की जो घोषणा है वह कर सकते हैं। ये अध्यादेश मतलब जैसे कि मान लो राज्य विधानमंडल ने जो आदेश कोई पारित कर दिया, तो वो आदेश मतलब उसी आदेश की तरह मान्यता प्राप्त होगी। अगर राज्यपाल के द्वारा कोई अध्यादेश पारित कर दिया, कानून की ही शक्ल उसको दी जाएगी, है ना। तो ये अध्यादेश हो गया। लेकिन देखो कि ये बेसिकली राज्यपाल का बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिकार है कि वह बेसिकली, अच्छा देखो, अगर राज्यपाल ने अध्यादेश ला दिया तो विधानमंडल के लिए जरूरी हो जाता है कि जब विधानमंडल की बैठक होगी तो उसमें बेसिकली 6 हफ्तों के भीतर 6 वीक के अंतर्गत उसका अनुमोदन या अप्रूवल राज्य विधानमंडल कर दे। और अगर इस अध्यादेश को वापस लेना हो तो गवर्नर या राज्यपाल किसी भी वक्त इसको एक नया आदेश जारी करके वापस ले सकते हैं। अब लेकिन देखो कि ऑर्डिनेंस को लेकर देखो मिसयूज किस चीज का नहीं है, आपको सोचिए, मिसयूज हर पावर का हो जाता है। अब ऐसे ही मिसयूज का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ बात कह दी, और वो केस था डीसी वाधवा केस। ये केस था 1986 का। और जानते हैं किस गवर्नमेंट का केस है? बिहार गवर्नमेंट। देखो बेसिकली हुआ क्या था कि बिहार सरकार में, है ना, इस तरह के ऑर्डिनेंस इतने ज्यादा पारित किए गए, सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बिहार सरकार में बेसिकली क्या हुआ कि बिहार सरकार विधानमंडल ने तो नीतियां उतनी बनाई नहीं, एक तरीके से एक्टिव नीति, लेकिन जब नीतियों की जरूरत होती है तो अध्यादेश राज्यपाल ने पारित कर दिए। और ऐसे में न्यायालय ने ये कहा कि 1967 से लेकर 1981 मतलब लगभग इन 13-14 वर्षों में राज्यपाल के द्वारा 256 अध्यादेश, सोचो 256, मतलब सारे विधानमंडल का काम तो राज्यपाल ही कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के जो गवर्नर थे ना, उन्होंने 256 से ज्यादा जो अध्यादेश है जारी किए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये संविधान का उल्लंघन है और इनको रद्द किया जाएगा, क्योंकि कानून बनाने के लिए केवल राज्यपाल का अध्यादेश थोड़ी है, आप विधानमंडल के पास पावर है, विधानमंडल है किस लिए, क्या विधान बनाओ। तो ये संविधान का बेसिकली उल्लंघन है और इस तरह के जो अधिनियम है उनको, इस तरह के जो अध्यादेश है उनको बेसिकली रद्द घोषित किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर ये कही गई। और ऐसा इसलिए कहा गया कि विधानमंडल ने तो प्रयास ही नहीं किया नियम बनाने का, कानून बनाने का, विधि बनाने का। तो अगर विधानसभा के द्वारा विधेयकों को पारित करने का प्रयास ही नहीं किया गया, और अब देखो ये तो असाधारण परिस्थिति है ना। देखो अध्यादेश लाया कब जा सकता है? अध्यादेश अगर हम आगे बात करेंगे तो इस तरह के जो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जो पावर है आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास भी है। आर्टिकल्स इसमें आप इजीली याद कर सकते हैं, पता है, बिना कंफ्यूज हुए। आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213 ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर है, और 213 जो आर्टिकल है ये गवर्नर का। तो इसमें ये कहा गया, अच्छा ये बताओ अध्यादेश जारी क्यों किया जा रहा है? ताकि किसी विशेष परिस्थिति से हम निपट सके। लेकिन आप उसे क्या कर रहे हो? विशेष परिस्थिति की जगह आपने उसको ऐसे ही साधारण यूज कर लिया। तो ये देखो कि ये दोनों ऑर्डिनेंस या अध्यादेश से संबंधित आर्टिकल, ठीक है। तो अध्यादेश लाया क्यों जाएगा? तो अध्यादेश का लाया जाना बेसिकली किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए होता है। असाधारण परिस्थिति में लाया जाना चाहिए। असाधारण, या फिर ऐसा लगे कि अब नियम बनाना बहुत जरूरी है, बिना रूल के काम नहीं चलेगा, बिना नियमों के काम नहीं चलेगा, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे हम रोक नहीं सकते हो, तो तुरंत हमें कोई डिसीजन लेना है, तो अविलंबनीय महत्व का मुद्दा हो, तब जाके हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस है वे ला सकते हैं, राष्ट्रपति लेकर आएंगे, राज्यपाल लेकर आएंगे। लेकिन जब आपने इस असाधारण परिस्थिति को बिहार के केस में असाधारण नहीं बल्कि साधारण रूप से यूज किया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अगर विधानसभा के 1987 से लेके 67 है ना, 67 से लेके 81, 1967 से लेके 1981 तक, है ना, कि यहाँ पर बिहार के जो राज्यपाल है, जब इन्होंने 256 अध्यादेश जारी किए, तो यहाँ पर फिर डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है वे संविधान का उल्लंघन है, और संविधान का उल्लंघन इस आधार पर कहा कि ये तो बेसिकली असाधारण परिस्थिति थी। आपको क्या करना है? केवल असाधारण परिस्थिति में ही यूज करना था, आपने साधारण तरीके से यूज किया, असाधारण परिस्थिति का विकल्प था। साथ ही इसमें ये कहा गया कि जो विधानसभा थी उसने प्रयास ही नहीं किया, तो विधानसभा के प्रयासों के बिना ही इस तरह का जो काम है वह किया गया, ठीक है। तो इसे विधानमंडल की विधायी शक्ति के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाएगा। क्या है ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, विधानमंडल की, ऐसे तो विधानमंडल को भंग कर दो, केवल राज्यपाल के पास ये अधिकार है दो, तो विधानमंडल की विधायी शक्ति के विकल्प के तौर पर नहीं देखा जा सका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इन अध्यादेशों को ठीक वही शक्ति या वही मान्यता प्राप्त होगी डेफिनेटली जो कि राज्य के द्वारा पारित किए गए, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए कानूनों को है। लेकिन ये उस प्रक्रिया का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए ही इसको यूज किया जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गई राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। क्लियर है इतना? तो विधायी शक्तियों में हमने क्या-क्या समझा, फिर से देखो कि राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होगा, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान विघटन करना, सत्र को संबोधन करना, विधानसभा को संदेश भेजना किसी बिल जो कि विचाराधीन है के संदर्भ में, अगर विधानसभा अध्यक्ष जो है वह नहीं है तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा उनको अपॉइंट करना, और 5 क्षेत्रों से विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6 भाग का मनोनयन, 5 क्षेत्र में एक एक्स्ट्रा कौन सा हो गया संसद से, सहकारिता आंदोलन, बाकी साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा, ठीक वही है। इसके अलावा हमने देखा कि बेसिकली कि सोली सोराबजी कहते हैं कि जो निम्न परिस्थितियां हैं, 4-5 परिस्थितियों की बात की, संविधान के विरुद्ध हो, व्यापक हितों, राष्ट्रीय महत्व का मामला हो, डीपीएसपी के विरुद्ध हो, या संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण आर्टिकल 31 ए से संबंधित अगर मामला है तो डेफिनेटली उसको विचाराधीन रखा जाए। और ये जो विचाराधीन रखने की शक्ति आर्टिकल 201 के अंतर्गत राज्यपाल के पास है, क्योंकि देखो कोई भी तब बनेगा जब गवर्नर साइन करेंगे, बट गवर्नर के पास तो बिल्कुल लेके 3 नहीं बल्कि 4 विकल्प है। 4 विकल्प कैसे है कि हां कर दे, ना कर दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, इतना तक तो ठीक है। बट चौथा जो विकल्प इनके पास है वो है कि राज्यपाल बिल्कुल राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख ले, राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख ले। कब कैसे सुरक्षित रखे, सोली सोराबजी बता रहे हैं। अब देखो हमने इस केस में बात की कि बेसिकली विधायी शक्ति को लेके, विधान संबंधी शक्ति को लेके एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 213 जो कि ऑर्डिनेंस पावर की बात करता है। ऑर्डिनेंस मतलब कोई ऐसा आदेश जो कि जैसे
कि विधानसभा के द्वारा पारित कोई कानून या विधि है। और यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, 1986 बिहार राज्य की बात यहाँ पर की गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 256 से ज्यादा अध्यादेश जो है लाए गए, तो इसे विधानसभा की विधायी पावर के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाएगा, है ना। ऑर्डिनेंस पावर की यहाँ पर हमने बात की कि प्रेसिडेंट को पावर है आर्टिकल 123 के अंतर्गत और 213 के अंतर्गत गवर्नर के पास पावर की ऑर्डिनेंस को जारी कर सके। लेकिन ये बेसिकली परिस्थिति हमने रखी थी कि अगर असाधारण परिस्थिति है, कोई ऐसा मामला है कि अब हम इस पे रुक नहीं सकते, असाधारण परिस्थिति अविलंबनीय महत्व का मामला है, हमें इस पे रूल्स चाहिए ही चाहिए, या फिर ये अविलंबनीय महत्व का मुद्दा है, इसके लिए हमें ऑर्डिनेंस यूज करना है, ना कि उसको सिंपल टूल की तरह यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि विधानमंडल की विधायी शक्ति के विकल्प के तौर पर ये नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये विधायी शक्तियां हो गई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वित्तीय शक्तियों की तरफ। वित्तीय शक्तियां जो है आखिर वह क्या होंगी, है ना। अच्छा ये बताओ, जैसे कि राज्यों का केंद्र का बजट आता है तो क्या राज्यों का भी बजट आता है? बिल्कुल आता है। तो राज्यों का बेसिकली जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, आपको पता है बजट शब्द की बात जो है संविधान में नहीं कही, उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई। तो बेसिकली इसको प्रस्तुत करना इनका काम होगा, शक्ति होगी। इसके अलावा अगर मनी बिल है तो मनी बिल तभी आएगा जब गवर्नर इस पर अपनी सहमति देंगे। तो बेसिकली गवर्नर, अब देखो सेम बात ये प्रेसिडेंट के संदर्भ में भी है कि सदन में जो मनी बिल आएगा वो तभी आएगा जब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, पूर्व स्वीकृति होगी। तो सहमति के बाद ही जो धन विधेयक है वह गवर्नर के सामने मतलब ये सदन के पास आएगा। अब देखो अनुदान की मांग ये भी राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं लाई जा सकती। राज्यपाल की सिफारिश पर ही इनको, देखो ही का मतलब क्या है कि केवल यही एक विकल्प है, भी लिख देते हैं, इसका मतलब क्या और भी विकल्प है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर ही जो अनुदान की मांगे इनको पेश किया जा सकता है। अब देखो जैसे कि संसद की आकस्मिकता निधि है कि कोई ऐसा खर्चा गया बहुत जरूरी है, तो उस तरह का कंटिजेंसी जो फंड है उस पर अधिकार किसका था? राष्ट्रपति का था, कि राष्ट्रपति बेसिकली उस निधि से जो पैसा है वह दे सके। अब ऐसे ही देखो कि राज्य की आकस्मिकता निधि से अगर कोई व्यय करना है तो ये वह तभी होगा जब जो गवर्नर है वह आपको परमिशन दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो कि मान लो राज्य की वित्तीय स्थिति की अगर समीक्षा करनी है, अगर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी है तो यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का जो गठन है बेसिकली वह किया जाता है। जब वह आवश्यकता समझे तब इस तरह का गठन वह कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई? ये वित्तीय शक्तियां हो गई, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? अच्छा ये आपको पता है कि वित्त, अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे, लेकिन मेन इसका गठन किसके लिए किया जाता है? स्थानीय सरकारों के लिए, पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए, है ना। तो स्थानीय सरकारों के लिए बेसिकली स्थानीय सरकारी नगर पालिका और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए बेसिकली वित्त आयोग का जो गठन है वह किया जाएगा, ठीक है। तो ये वित्तीय शक्तियां थी। अब हम आते हैं न्यायिक शक्तियों से संबंधित चीजें क्या है, जुडिशियल पावर की अगर हम बात करें। सबसे पहली बात तो ये देखो कि अगर जहां तक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, ठीक है, मतलब राज्य के विधानमंडल या राज्य की कार्यपालिका जो है उस विषय पर निर्णय ले सकती है अगर उन विधियों के अंतर्गत कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपराध में है, सिद्ध दोष अपराध है, मतलब उस पर ये तय हो गया कि भाई ये अपराधी है, तो अब इस अपराधी को क्षमा करने का अधिकार है, इसके प्रॉब्लम विराम परिहार और लघुकरण, ये सारी जो शक्तियां बेसिकली वह इनके पास है। लेकिन हम ये कहे कि क्या जो गवर्नर है वह कोर्ट मार्शल को माफ कर सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट कर सकते हैं? क्या सैन्य या फिर हम कोर्ट मार्शल की बात करें, कोर्ट मार्शल, क्या ये शक्तियां हैं इनके पास? तो कोर्ट मार्शल को माफ करने की जो पावर है वह गवर्नर के पास नहीं है। ये पावर केवल और केवल, क्या हम ये कहें कि केंद्र सरकार, यहाँ पर क्यों कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार? पैराग्राफ को बड़ा करना था, ये कारण था क्या? नहीं, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर संघ की कार्यपालिका के अनुसार वो विषय या वो अपराध जो है वह मान लीजिए ऐसा अपराध है जो कि संघ की कार्यपालिका उस विषय को देख रही है, तब राज्यपाल के पास पावर नहीं होगा। तो यहाँ पर जहां तक संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है उस संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति अपराध दोषी है या सिद्ध अपराधी है तब उसके लिए क्षमा, ये सारी जो चीजें हैं वो राज्यपाल कर सकते हैं, ठीक है, उस विषय से संबंधित क्षमा कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर नियुक्ति होनी है, मान लीजिए हाई कोर्ट का जो जज है इसको नियुक्त करना है, इनको नियुक्त करना है, तब ये राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति से परामर्श करेंगे, ये न्यायिक शक्तियों में आ गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि राज्य के उच्च न्यायालय के साथ साथ ये भी विचार करना कि न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति, उनकी प्रोन्नति, उनका स्थानांतरण है ना, उनका ट्रांसफर अगर करना है तो ये काम भी इनका होगा। इसके अलावा राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े हुए जो सदस्य उनकी नियुक्ति का अधिकार भी बेसिकली इनके पास होगा, ठीक है। तो ये सारी हमने शक्तियों की बात की। एक बार फिर से देखो हमने किन-किन शक्तियों की बात की। हमने जाना कि राज्यपाल की जो शक्तियां है, ठीक है, विधायी शक्तियों की बात की, वित्तीय शक्तियों की बात की, न्यायिक शक्तियों की और कार्यकारी शक्तियों की, ठीक है। कुछ हमने क्वेश्चंस भी देखे। अगर हम देखेंगे क्या कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल के पास है? नो, ये शक्तियां केवल राष्ट्रपति के पास है। हमने यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा टफ और ट्रिकी था, ताकि आप जो है चीजों को याद कर सके, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको बाद में भी इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों दिया गया है। राज्यपाल की हमने शक्तियों की बात की, विधायी शक्तियों के संदर्भ में हमने जाना कि क्या-क्या इनको शक्तियां होंगी। इसके अलावा ऑर्डिनेंस पावर, ये सारी बातें की, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्तियों की हमने बात, ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की बेसिकली जो तुलना है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो बेसिकली हम जो इंपॉर्टेंट एक तुलना करेंगे वह हम 3 क्षेत्रों को लेकर करेंगे। कौन-कौन सी शक्तियां होंगी? एक तो होगा आपका अध्यादेश को रिलेटेड शक्ति, अध्यादेश से रिलेटेड शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, जैसे कि अभी हमने देखा कि आखिर जो प्रेसिडेंट है उनके पास या पावर है आर्टिकल 123 को लेकर, गवर्नर के पास ये जो पावर है वह आर्टिकल 213 के अंतर्गत है। इसके अलावा हम बात करेंगे वीटो पावर की, ठीक है, वीटो पावर के बारे में हम देखेंगे कि आखिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में क्या-क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। अध्यादेश, वीटो पावर, हाँ, और पाचन पावर, क्षमादान के बारे में हम समझेंगे कि आखिर ऐसी कौन-कौन सी पावर है और इनमें ऐसा क्या अंतर है। जैसे कि एक अंतर तो हमने यही देख लिया कि अगर जो प्रेसिडेंट है केवल यही कोर्ट मार्शल को माफ कर सकते हैं, यही केवल, बस इसी तरह के अंतर हमें देखना है, यही केवल कोर्ट मार्शल को माफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के पास ये जो पावर है वह नहीं है, ठीक है, गवर्नर के पास ये जो पावर है बेसिकली वह नहीं है। तो हम इन 3 चीजों की जो बातें हैं वह करते हैं। चलिए इसके पहले जरा एक क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पर विचार करते हुए सत्य को चुनें। पहले क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति के लिए, ये राज्यपाल के संदर्भ में बात कही जा रही है कि जो गवर्नर है वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर दोबारा वापस भेजने पर वह स्वीकृति के लिए बाध्य है। अगर मान लो, देखो गवर्नर ने इस बात को समझना कि गवर्नर के पास कौन सा विकल्प था, राज्यपाल के पास आर्टिकल 201 के अंतर्गत एक विकल्प था कि वह किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो अब प्रेसिडेंट के पास क्या विकल्प है पुनर्विचार के लिए? अगर मान लो गवर्नर ने क्या किया, राष्ट्रपति ने ये जो बिल है इसको फिर से भेज दिया पुनर्विचार के लिए। राष्ट्रपति के पास भी तो पावर है, जरूरी थोड़ी कि इनके पास आए तो उन्होंने साइन नहीं कर दिया, पर अब इनके पास ये जो बिल है दोबारा आ गया। प्रेसिडेंट के पास ये जो बिल है ये क्या हो गया, दोबारा आ गया। अब ऐसे में क्या राष्ट्रपति इस संदर्भ में बाध्य होंगे? क्या वह स्वीकृति के लिए बाध्य है? याद रखना कि यह स्वीकृति के लिए यहाँ पे बाध्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि संसद के संदर्भ में अगर कोई बिल दोबारा आता है तब जाके जो राष्ट्रपति है डेफिनेटली बाध्य है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है यहाँ पर बाध्य है। ऐसा एक संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, आपको कमेंट करके बताना। तो पहला जो है वह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना कि स्वीकृति के लिए बाध्य है, भैया बाध्य नहीं है। सेकंड देखो, आपको याद रखना कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में यहाँ पे सत्य कथन को चुनना, मतलब 3 जो है वह रॉन्ग है। लास्ट वाला पढ़े क्या? यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, मैंने आपको क्या बताया कि एक बार तीर हाथ से निकल गया उसके बाद वो वापस नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर आर्टिकल 201 का यूज हो गया तो वैसे तो सामान्यतः ये है
है कि कोई बिल जो है वो स्टेट के लेवल पर तभी एक्ट बन रहा था जब गवर्नर इस पे साइन कर रहे थे, पर गवर्नर ने कहा हम 201 का यूज करेंगे। अब अगर 201 का यूज किया गया तो इनकी भूमिका खत्म, केवल प्रेसिडेंट की भूमिका रहेगी। प्रेसिडेंट ने अगर पास कर दिया तो फिर तो वह कानून बन गया, फिर वहां पे राज्यपाल की क्या जरूरत है, आवश्यकता नहीं है कि ये उन्हें फिर से पारित करे। ठीक है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग हो गया, डी रॉन्ग हो गया। जरा बी को देखो, राष्ट्रपति संसद के द्वारा पेश धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा पेश किए गए धन विधेयक को लौटा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? देखो, मनी तो भाई इंपॉर्टेंट है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वह सेंट्रल लेवल पर हो या फिर वह स्टेट लेवल पर हो, तो राष्ट्रपति के पास ये विकल्प नहीं होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन बी भी जो है वह रॉन्ग है, क्योंकि ये आधी बात तो सही है कि संसद द्वारा पेश किए गए धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है कि मनी बिल तभी पेश किए जाएंगे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के आधार पर ही। ठीक वैसे ही जैसे कि वित्तीय शक्तियों में हमने बात की थी, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने वित्तीय शक्तियों में देखा था कि ये जो मनी बिल है वह सहमति के बाद ही पेश किए जा रहे हैं गवर्नर के। तो अब अगर गवर्नर ने आरक्षित कर दिया कि ये अब प्रेसिडेंट की सहमति या कंसेंट के लिए, तब ये इस धन विधेयक को लौटा सकते हैं। ये गलत हो गया, नहीं लौटा सकते, है ना। आपको समझ आ गया होगा कि अब तो एक ही बचा है, पक्का यही सही आंसर होगा कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, लेकिन राष्ट्रपति के विचार हेतु रख सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो पुनर्विचार के लिए इसलिए नहीं लौटा रहे हैं क्योंकि इनकी सिफारिश या इनकी अनुमति से ही आया था, लेकिन फिर भी इनके पास एक विकल्प हो जाता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सके। मैंने कहा आज के थोड़े क्वेश्चंस मैंने टफ बनाए, जान के टफ बनाए हैं ताकि आप इन चीजों को सीखें। तो बच्चों, होता क्या है कि जब हम क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है, और इसके पीछे सीधा सा रीजन है कि वहां पे हो सकता है मैं आपको 20 चीजें एक साथ बता रही हूं, या कांसेप्ट लंबा हो गया, हमारी अटेंटिव जो पावर है वो थोड़ी कम हो गई, हम कहीं लापरवाह हो गए, हमने नहीं सुना। यहाँ पे क्या केवल 2 लाइन लिखी है। अब आप सोचोगे कि यार इस 2 लाइन में आखिर कौन सा गलत है, कौन सा सही है, वर्ड तो देखिए लो कम से कम, तो इसलिए आप इनसे ज्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट कांसेप्ट थे, मैंने 4 कांसेप्ट आपके एक ही क्वेश्चन से सॉल्व करा दिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि सत्य कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस पे सही आंसर होगा। तो अब हम बात करेंगे आखिर कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की बेसिकली जो 3 शक्तियों की तुलना है, अध्यादेश, क्षमादान और वीटो पावर, ये आखिर कैसे होगी। तो देखो, अच्छा सबसे पहले देखो वीटो, वैसे तो हम राष्ट्रपति जब पूरा हमने चैप्टर पढ़ा हमने बड़े विस्तार से इसको पढ़ा था, है ना, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जारी थी। व्हाट इज वीटो? वीटो का मतलब है हम बहुत ऑफिशियली तरीके से नो कह रहे हैं, और ये नो कहने का पावर जो है किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और राज्यों के संदर्भ में कुछ पावर, कुछ शक्ति किनके पास है? राज्यपाल या गवर्नर के पास है। सो व्हाट इज वीटो? वीटो का मतलब है स्टॉप एंड ऑफिशियल एक्शन। वीटो मींस स्टॉप एंड ऑफिशियल एक्शन। जो इस तरह के औपचारिक या ऑफिशियल कार्य होते हैं उसको बेसिकली रोक लगा देना, या फिर वीटो का मतलब है किसी बिल को स्टॉप कर देना। वीटो का मतलब क्या है? किसी बिल को रोक लेना, किसी बिल को स्टॉप कर देना, है ना। सो वेरी ऑफिशियल वे ऑफ सेइंग नो, वेरी ऑफिशियल वे ऑफ सेइंग नो, ये वीटो है। ठीक है, अब देखो कि वीटो पावर राष्ट्रपति लगाएंगे और राज्यपाल लगाएंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मेक कंपैरिजन। देखो बच्चों, जब भी इंपॉर्टेंट होगा, जब हम जैसे कि सीएम पढ़ेंगे तो हम पीएम से सारा कंपैरिजन करेंगे, और अब हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो हम राष्ट्रपति से सारा कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में आखिर जो क्या डिफरेंस है। अच्छा एक बात बताओ कि हम कुछ बिल की बात करने वाले हैं। अब इस बिल में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर कोई बिल मनी बिल नहीं है, अगर कोई बिल सामान्य विधेयक है, तो सामान्य विधेयक को लेकर क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, सामान्य बिल से संबंधित, सामान्य विधेयक मतलब मनी बिल नहीं है, सामान्य विधेयक है, तब उसके बारे में क्या ऑप्शन राष्ट्रपति के पास है, क्या राज्यपाल के पास है। इस तरफ राष्ट्रपति के बारे में लिखेंगे, इस तरफ राज्यपाल के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो सामान्य विधेयक से संबंधित, सामान्य विधेयक से संबंधित। ठीक है, पहले मैं लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका प्रेसिडेंट वाला साइट होगा और ये वाला जो आपका साइट है ये गवर्नर वाला। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जैसे कि कोई बिल आया, ये बिल एक्ट कब बनेगा? कोई भी बिल एक्ट तब बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पे अपना कंसेंट, अपनी सहमति दे देंगे। तो प्रेसिडेंट की सहमति मिलने के बाद कोई बिल जो है वह एक्ट बन जाएगा। पढ़ चुके इतना हम, है ना। अब आगे देखो कि आखिर प्रेसिडेंट के पास विकल्प क्या होते हैं। जब ये बिल आया तो प्रेसिडेंट के पास जो विकल्प है, 3 विकल्प है। कितने विकल्प है? 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन इज से यस, अगर उन्होंने हाँ कह दिया, अगर उन्होंने बिल को स्वीकृति दी देन एक्ट बन गया। सेकंड ऑप्शन नो, मतलब स्वीकृति ना देना तो बिल खत्म हो जाएगा, विधेयक खत्म हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। ये दूसरा ऑप्शन, एक में स्वीकृति दे दी तो अधिनियम बन गया, दूसरे में स्वीकृति नहीं दी तो ऐसे में ये जो बिल है बेसिकली या विधेयक समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। अब एक तीसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प क्या है? रिकंसिडरेशन के लिए लौटा देना। एक बार फिर सोच के आओ, ये कह देना पुनर्विचार के लिए लौटा देना। तो पुनर्विचार के लिए किसको लौटा दिया? संसद को लौटा दिया। ये हम संसद के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अभी राज्य विधानमंडल की बात भी करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा होगा राष्ट्रपति के पास। सो रिकंसिडरेशन है पुनर्विचार के लिए कहना। जब पुनर्विचार के लिए कहेंगे हम किसको? संसद को। तो ऐसे में देखो पुनर्विचार के लिए संसद को कह देना, पर अब संसद ने क्या किया? कर लिया पुनर्विचार, वापस भेज दिया। अगर वापस भेज दिया तब ऐसे में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे, राष्ट्रपति स्वीकृति देने हेतु बाध्य है, बाइंड है। पहले ये नहीं था, बाद में इसको एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो सामान्य विधेयकों से संबंधित अगर कोई बिल बेसिकली आता है, जब सदन दोनों सदन, संसद के दोनों सदन या संयुक्त अधिवेशन जो है उसके द्वारा पारित कराकर बेसिकली संयुक्त बैठक से पारित होकर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए आएगा, क्योंकि बिल एक्ट तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। उस स्थिति से वह प्रभावी माना जाता है सामान्यतः। अगर उसमें कोई इफेक्ट नहीं लगाया गया तो या तो वे स्वीकृति दे दे या स्वीकृति ना दे, या फिर वे क्या करें? पुनर्विचार के लिए भेज दें। बट अगर पुनर्विचार के लिए भेज देंगे तो राष्ट्रपति को फिर उस पर स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, वो बाध्य है। ठीक है, आया समझ में? 3 विकल्प। गवर्नर के पास हम देखेंगे कि सम टाइम राष्ट्रपति से ज्यादा विकल्प होंगे। अब इनके पास 4 विकल्प। ठीक है, गवर्नर के पास देखो, अब राज्य के संदर्भ में मान लो कोई बिल आया, ये बिल एक्ट कब बना? गवर्नर ने कंसेंट दिया, सहमति दी। बट गवर्नर के पास क्या क्या विकल्प है? गवर्नर के पास 4 विकल्प होंगे। अब मैं चारों विकल्पों को इसलिए लिख रही हूं क्योंकि 3 विकल्प ये सेम। ठीक है, तो गवर्नर के पास 1 2 3 ये सेम विकल्प है जो राष्ट्रपति के पास है। सेम ऑप्शन जो राष्ट्रपति के पास है वही सेम ऑप्शन लिख लो। ठीक है, यस नो रिकंसिडरेशन, यस नो एंड रिकंसिडरेशन के लिए कहना, पुनर्विचार के लिए कहना। अब लेकिन बच्चों इनके पास एक चौथा ऑप्शन भी है, और इनके पास जो चौथा विकल्प है ये हमें समझना है। चौथा विकल्प किस एक्ट के अंतर्गत है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? गवर्नर के पास एक विकल्प एक्स्ट्रा है और ये है आर्टिकल 201 के अंतर्गत। आर्टिकल 201 के अंतर्गत क्या चौथा विकल्प हो गया इनके पास एक्स्ट्रा? कि ये बेसिकली राष्ट्रपति के राज्यपाल किसी विधेयक को राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर देते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित सुरक्षित कर देना, आर्टिकल 201। तो इनके पास ये 4 विकल्प एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, आगे समझ में? अब देखो कि ये 3 विकल्पों की बात हो रही थी संसद के संदर्भ में, गवर्नर के संदर्भ में ये हमने जो चौथा विकल्प देखा, ये बताओ अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो आरक्षित किया, अब इस संदर्भ में राष्ट्रपति का क्या होगा? अब ये बिल जब यहाँ से राष्ट्रपति के पास आएगा उसको हम समझते हैं। ठीक है, ये बिल जब राष्ट्रपति के पास आएगा हम उसे समझते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि गवर्नर के पास बेसिकली गवर्नर ने जो आर्टिकल 201 का यूज किया और राष्ट्रपति के विचार पर रखा, राष्ट्रपति के विचार हेतु। ठीक है, चौथा विकल्प भी है ना ये। अब देखो बच्चों कि जब ये वाला यहाँ पर आया तब राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होंगे? जो विधेयक
राष्ट्रपति के विचार हेतु रखे गए थे उसके सामने क्या ऑप्शन हो। अब क्या ऑप्शंस, क्या विकल्प है, अब इस विकल्प को ध्यान से देखना और याद रखना कि ये विकल्पों की बात हम नॉर्मल साधारण बिल के संदर्भ में कर रहे हैं, ना कि मनी बिल। मनी बिल अभी हम आएंगे, ठीक है। तो ये साधारण बिल है। चूंकि अब देखो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन होंगे, तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होंगे से यस, सेकंड ऑप्शन से नो, थर्ड ऑप्शन पुनर्विचार। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन हेतु लौटा देना। अब लेकिन यहाँ पे याद रखो कि संसद के संदर्भ में जब संसद वाली बात हुई थी तब हमने क्या जाना था कि संसद ने फिर से सेम बिल पहुंचा दिया बिना किसी संशोधन के या कुछ संशोधन के, तब तो राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये राज्य वाला बिल था, राज्य विधानमंडल वाला बिल था, तो अब इसमें पुनर्विचार के बाद जो दोबारा राज्य विधानमंडल ने राष्ट्रपति को लौटाया, अब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, नहीं है, ठीक है। सो देखो पुनर्विचार के बाद, इसलिए मैं राज्य विधानमंडल लिख देती हूँ, राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा जो अगर लाया गया, दोबारा लाया गया बिल, दोबारा जो बिल लाया गया है ना, तो अब इस पे याद रखना कि अब राष्ट्रपति स्वीकृति हेतु बाध्य नहीं है। ये अंतर हो जाता है, राष्ट्रपति स्वीकृति हेतु बाध्य नहीं है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कि अब आप ये देखो बच्चों कि जब हमने बात की थी संसद, तो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति बाध्य किसके साथ है, राष्ट्रपति पे बाध्यता है पुनर्विचार के बाद, वो संसद के संदर्भ में है, पर ये बाध्यता नहीं मानी जाएगी अगर राज्य का बिल है। तो आया समझ में, इस बात को याद रखना। तो ये वीटो शक्ति है ना, वीटो मतलब सेइंग नो, तो किसमें नो कर सकते हैं, तो पुनर्विचार की जो पावर है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई विधेयक सामान्य विधेयक के संदर्भ में संसद के द्वारा दोबारा पेश किया गया तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, गलत स्टेटमेंट है क्योंकि संसद है। वही अगर मैं आपसे कहूं कि जो विधेयक या जो बिल राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु लौटाया और बाहर राज्य विधानमंडल ने सेम बिल को दोबारा लौटा दिया, तो जो राष्ट्रपति है वह अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, गलत हो जाएगा। तो संसद के संदर्भ में बाध्य है, राज्य के संदर्भ में बाध्य नहीं है। आगे समझ में। अब हम आते हैं, थोड़ा सा चेंज है, ये जो ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन बस थोड़ा सा चेंज होगा। मनी बिल की बात एक बार हम कर लेते हैं। ये तो बच्चों सामान्य विधेयक की बात हो गई ना, सामान्य विधेयक को समझाया। अब यहाँ पे जरा मनी बिल को समझ लो कि आखिर मनी बिल के संदर्भ में क्या होगा। अगर जो बिल या विधेयक अगर मनी बिल है तो उस संदर्भ में क्या ऑप्शन, मनी बिल है, धन विधेयक है, तो अब किसके पास क्या क्या विकल्प है, गवर्नर के पास क्या है और राष्ट्रपति के पास क्या, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी कि जो विधेयक है अब वह क्या है, मनी बिल है, मनी बिल है, तो इस संदर्भ में आखिर अब जो है वह क्या स्टेटमेंट होगा, क्या ऑप्शन होगा। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन तो हम देखते हैं किसके, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास याद रखना दो विकल्प होंगे। अगर विधेयक सामान्य विधेयक नहीं बल्कि धन विधेयक है तो राष्ट्रपति के पास दो चॉइसेस है, दो विकल्प होंगे, ठीक है, दो विकल्प होंगे। अगर हम बात करें संसद की, पहले संसद वाला देखो कि संसद ने मनी बिल दिया तो दो विकल्प, या तो यस या तो नो। तीसरा विकल्प क्या नहीं है, पुनर्विचार वाला विकल्प नहीं है। और ये विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, तो पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सके, पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सके, ठीक है। ये तो हो गया संसद के संदर्भ में। रिकंसिडरेशन का ऑप्शन, ये दो ही विकल्प है। राज्यपाल की बात करें कि गवर्नर के पास मनी बिल है ना, तब भी जानते हो कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है बच्चों, 3 विकल्प है, इनके पास एक विकल्प ज्यादा है, ठीक है। आप देखो एक तो यस और नो का तो रहेगा, यस और नो कर सकते हैं। अब इनके पास जो तीसरा ऑप्शन है ये वही 201 वाला है कि ये क्या कर सकते हैं कि धन विधेयक भी है तब भी राष्ट्रपति के विचार हेतु रख दे, राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख दिया इन्होंने। अब राष्ट्रपति के विचार हेतु रखा, तो जब हम इस बिल को राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ेंगे तब क्या होगा, राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में क्या किया, अगर राज्य विधानमंडल का, अगर ये तो संसद वाली बात थी तब दो विकल्प थे, राज्य विधानमंडल का मनी बिल है, धन विधेयक है, तब ऑप्शंस क्या होंगे, तब भी बच्चों राष्ट्रपति के पास दो ही ऑप्शंस होंगे, है ना। तब कितने होंगे, तब भी कितने विकल्प होंगे, दो ही विकल्प होंगे, यस और नो, तीसरा विकल्प नहीं है। तो अगर धन विधेयक राज्य विधानमंडल का भी है तब भी पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सके। आया समझ में, पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सके। तो अगर सामान्य विधेयक था तब तो वो बाध्य नहीं थे, पुनर्विचार के बाद दोबारा भी अगर पेश किया तो आप बाध्य नहीं थे, वो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में था, है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम मनी बिल की बात करेंगे तो मनी बिल के बारे में केवल दो ही ऑप्शन राष्ट्रपति के पास भी है, या तो यस कहेंगे या तो नो कहेंगे। पुनर्विचार के लिए वह धन विधेयक को नहीं भेज सकते, ठीक है, पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वो नहीं भेज सकते। ध्यान रखना इस बात को, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया मनी बिल के बारे में। ये जरूर पढ़ लो बच्चों साथ साथ, है ना। हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस देखे, थोड़ा सा टफ चीजों को भी पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं कि हमने वीटो पावर की तो बात कर ली, अब हम थोड़ा सा देखते हैं अध्यादेश के बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश वाला है ना। चलो, अध्यादेश निर्माण सामान्यतः बच्चों जो कंडीशंस राष्ट्रपति के लिए है सेम कंडीशन सेम शर्तें राज्यपाल के लिए भी हैं। तो जो चीजें सेम है वह केवल हम राष्ट्रपति के लिए पढ़ रहे हैं, राज्यपाल वाला छोड़ दे रहे हैं, उसको लिखेंगे नहीं, उसको मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जैसे कि देखो कि अगर हम अध्यादेश की बात करें, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनेंस मतलब एक आदेश पारित करना सरकार के द्वारा, और ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास भी है। तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करें कि राष्ट्रपति के पास जो ऑर्डिनेंस पावर है बेसिकली ये आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत है, आर्टिकल 1, 2 एंड 3, आर्टिकल 123। और राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर की बात करेंगे गवर्नर की, ये है आर्टिकल 213, आर्टिकल 213, ठीक है। अब देखो कुछ परिस्थितियों की हम बात करेंगे, तो राष्ट्रपति जो है वह कब जारी कर सकता है, ये जो ऑर्डिनेंस है वह कब जारी कर सकता है, कब जारी करेगा, जब संसद के दोनों या एक सदन सत्र में ना हो, दोनों सदन या एक सत्र में ना हो। अब क्योंकि सत्र में नहीं होंगे तो वैसे भी अगर सत्र में एक या दो, क्योंकि देखो कोई भी एक्ट कब बनता है, जब दोनों सदन पारित कर दे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, पर कोई एक सदन है ही नहीं, तो वैसे भी कानून नहीं बन सकता, तो उसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब कर सकते हैं। अब यही शर्त सेम जो है वह गवर्नर के लिए भी है सेम, कि अगर राज्य विधानमंडल का जो सत्र है अगर वह नहीं है, तो जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है तो ये आदेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा हम देखेंगे आखिर कि ये जारी कब किया जाता है, क्या सामान्य कानून बनाने हैं, नहीं, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं, ये चूंकि असाधारण है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आवश्यक परिस्थितियां हो, ऐसा लगे कि ये नियम हमें तुरंत चाहिए वरना इसके बिना सार्वजनिक हित प्रभावित होंगे, तो आवश्यक परिस्थितियों में सेम गवर्नर के साथ है कि आवश्यक परिस्थितियों में ही जारी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, सामान्य नहीं है कि बस कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो चलो अध्यादेश ही जारी किया जाए, जब परिस्थिति आवश्यक हो तभी जारी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो कि बेसिकली ये जो अध्यादेश निर्माण की शक्ति है वह संसद के सह अस्तित्व के समान ही है, मतलब, और संसद का सह अस्तित्व का मतलब क्या है, देखो अध्यादेश राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर जारी कर सकता है जिसपे संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाए। अगर संसद की अधिकारिता के बाहर है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो उस पर अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है। तो जहां तक संसद, देखो जो संसद को अधिकार है वही अधिकार इस अध्यादेश के होंगे। अगर संसद के द्वारा कोई बनाई गई जो विधि है वह मौलिक अधिकार, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि अगर संसद कोई विधि बना रही है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करेगी तो शून्य होगी, तो क्या अध्यादेश ऐसा जारी किया जा सकता है, क्या ऐसा कोई अध्यादेश जो कि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर दे, नहीं, क्योंकि जो संसद पे लिमिट है वही लिमिटेशंस अध्यादेश पे भी है ना। तो देखो अध्यादेश केवल उन विषयों पर जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। सेम बात गवर्नर के साथ है कि राज्य विधानमंडल को जिस पे अधिकार है, जो विषय राज्य विधानमंडल जिन पे कानून बना सकता है केवल उन्हीं विषयों पर
पर अध्यादेश, जैसे कि मान लो राज्य के बाहर है कि केंद्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उसको लेकर नियम बनाए, तो राज्यपाल भी उस संबंध में अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। इसका मतलब क्या है कि संसद की जो शक्ति है वही शक्ति होगी राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की। और जहां पे अब दूसरी बात यही पे केवल उन्हीं विषयों पर, तो इसका मतलब तो सीमाएं भी आ गई। मतलब बच्चों जो लिमिटेशंस, जो सीमाएं संसद पर हैं, जो सीमाएं संसद पर हैं लिमिटेशंस, और यही सीमाएं अध्यादेश की होंगी। यही सीमाएं जो है वह किसकी होगी? अध्यादेश की भी होंगी। आया समझ में? आ गया ये समझ में? जैसे देखो संसद को अधिकार है उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी हो सकता है, जहां संसद को अधिकार नहीं वहीं अध्यादेशों की जो सीमाएं है वह भी नहीं होगी। अगर हम वापस की बात लें कि इसको वापस कब लिया जा सकता है, ये अध्यादेश ऑर्डर वापस कब लिए जा सकते हैं, तो कोई भी अगला ऐसा ऑर्डर जारी कर दे अगले आदेश पर, राष्ट्रपति सेम राज्यपाल के संदर्भ में अगले आदेश पर, अगले आदेश या निर्णय से, और यही सेम है गवर्नर के संदर्भ में कि गवर्नर अगर इस तरह का कोई अध्यादेश जारी करेंगे तो ये बेसिकली कब वापस ले सकते हैं, तो अगला ऐसा निर्णय या अगले आदेश से ही ये वापस ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो अध्यादेश निर्माण की अगर हम अध्यादेश जारी कर रहे हैं, क्या केवल ये अपने मन से जारी कर दे रहे हैं? तो नहीं। तो अध्यादेश कैसे जारी किया जाएगा? क्या ये स्वैच्छिक होगा? स्वैच्छिक मतलब अपने मन से। अध्यादेश की जो शक्ति है क्या स्वैच्छिक शक्ति है? तो नहीं। अध्यादेश पीएम व मंत्रिपरिषद, पीएम और सेम राज्य में है, पीएम व मंत्रिपरिषद की सिफारिश, पीएम व मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। तो एक स्वैच्छिक शक्ति नहीं है, एक स्वैच्छिक शक्ति नहीं है। और सेम बात यहीं पर सारे विकल्प लगभग सेम होंगे। जो असमान होगा वो मैं लिखवाऊं, जो असमान चीजें होंगी वो मैं आपको लिखवाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत हमने देखा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि हमने बात की कि कब जारी हो सकता है, जब संसद के दोनों सदन या एक सत्र में ना हो, आवश्यक परिस्थितियां हो, केवल उन विषयों पर जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और वही सीमाएं होंगी अध्यादेश की भी जो कि संसद की सीमाएं होंगी। वापस कब लिया जाता है? तो अगले आदेश पर। लेकिन अगर हम स्वैच्छिक शक्ति की बात करें तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भी होगा, कि पर ही होगा। ही और भी अंतर है ना, ही शब्द को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है कि स्वैच्छिक शक्ति नहीं है, तो पीएम और मंत्रिपरिषद जो है उनकी सिफारिश के आधार पर। आया समझ में? ठीक है। अच्छा एक बात और कि जब संसद का सत्र भी तो चल नहीं रहा था, तो ये चालू हो गया, अध्यादेश जारी हो गया। पर अगर संसद का सत्र लग गया, संसद का सत्र अगर लग गया, तब अध्यादेश की जो लाइफ है वह कितनी होगी? तो याद रखना कि संसद का सत्र जब शुरू हो गया उसके 6 वीक बाद अगर संसद ने अनुमोदन या अप्रूवल उसको नहीं दिया तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो देखो जो अध्यादेश जारी किया गया है, जब संसद का जो सदन है वह शुरू होगा, जैसे ही सत्र शुरू हो गया वैसे ही उस अध्यादेश को सभापटल पर रखा जाएगा, सभापटल पर रखा जाएगा। और अगर 6 सप्ताह, अगर अध्यादेश सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के 6 वीक की बेसिकली से अवधि होगी। ठीक है, तो इसकी अगर हम अवधि की बात करें तो कितना? 6 सप्ताह, 6 वीक। सेम गवर्नर के संदर्भ में 6 सप्ताह इसकी अवधि होगी, 6 सप्ताह इसकी अवधि है ना। एक बात और देख लो कि जब हम देखेंगे कि बेसिकली राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे तो उन्हें निर्देश भला कौन देगा? कोई गाइडेंस उनको, मतलब कोई गाइडलाइंस देगा कि ऐसे ऐसे अध्यादेश आप जारी कर सकते हैं, या यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे आपको रुकना है? ऐसा नहीं है। तो अध्यादेश कब, मतलब अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति को किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है, पर राज्यपाल को बेसिकली 1, 2, 3 तीन परिस्थितियों में है ना, राज्यपाल को 3 परिस्थितियों में बेसिकली कुछ निर्देश की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो सेम सारी चीजें तो वही है। तो यहाँ पर देखो कि राज्यपाल को निम्न मामलों में निर्देश की आवश्यकता होगी। एंड व्हाट इज निर्देश? पहला निर्देश तो देखो ये होगा कि अगर मान लो विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए तब आप अध्यादेश नहीं ला सकते। सामान्यतः ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं ना, तो अगर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति तब आप जारी नहीं कर सकते, तो राष्ट्रपति से ही पूछोगे वही बताएंगे। तो अगर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है तब नहीं आप जारी कर सकते। ठीक है, इसके अलावा देखो दूसरा है कि अगर राष्ट्रपति के विचार हेतु है, अगर यदि राष्ट्रपति के विचार हेतु आपने कुछ आरक्षित कर दिया फिर आप अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। और तीसरा है कि अगर कोई पर्टिकुलर अधिनियम, राष्ट्रपति की अधिनियम, कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं कि राष्ट्रपति ने उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी तो अवैध माने जाएंगे। तो अगर अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अवैध है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना इनवैलिड है, अवैध हो, तब भी आप जारी नहीं कर सकते। तो 3 बेसिकली यहाँ पर जो दिशा निर्देश है वे राज्यपाल के लिए दिए गए हैं। आया समझ में? किस मामले में दिशा निर्देश दिए गए हैं, है ना। तो 3 मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकते कि अगर विधानमंडल में किसी विधेयक की प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, और दूसरा बात इसमें कहा गया कि अगर समान उपबंध वाले जो विधेयक है राष्ट्रपति के विचार हेतु आवश्यक माने जाते हो तब भी आप उस पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। और तीसरी बात है कि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ये अवैध हो जाएंगे तब। ठीक है, अब एक और पॉइंट आपका बचा है जो कि आपका क्षमादान। ठीक है, एक और आपका पॉइंट बचा है जो कि आपका क्षमादान, कि अगर हम ये देखें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में क्या इन शक्तियों में अंतर है, क्षमादान करने की जो शक्ति है उसका आप एक तुलनात्मक अध्ययन दें। क्षमादान की शक्ति, ठीक है, किसके पास कितनी माफी का अधिकार है वो हम समझ रहे हैं। तो एक तरफ प्रेसिडेंट को, एक तरफ गवर्नर को। राष्ट्र सबसे पहले तो आर्टिकल बताओ, आर्टिकल आपको याद है क्या? आर्टिकल्स बच्चों साथ साथ में याद करते चलो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठोगे और एक बार में सारे आर्टिकल को घोट ले जाओगे कि नहीं आप तो नहीं बोल सकते, साथ साथ में याद करते चलो। तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के लिए क्षमतान की शक्तियों की बात करता है। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल है, इसमें कितना जोड़ोगे? ये कुछ थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो स्टेट के आर्टिकल्स हैं वो राज्य सरकार के जो आर्टिकल्स हैं वो 19-20 का ही फर्क है। 72 अब ये 172 ना होकर 161 है। थोड़ा बहुत अगर आप जानेंगे इसमें कुछ प्लस माइनस का आता है कि 100 माइनस करते जाओ तो सेम चीजें आती जाती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली क्षमतान की जो शक्तियां हैं बच्चों वो कहां पर है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किन मामलों को क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल किन मामलों को क्षमा कर सकते हैं, ऐसा 161 में लिखा है। सबसे पहली बात तो देखो कि अगर कोई अपराध केंद्रीय विधि के विरुद्ध हुआ है, केंद्रीय विधि के विरुद्ध हुआ है, ठीक है, अपराध केंद्रीय विधि के विरुद्ध, तो ऐसे में जो क्षमादान का अधिकार है वो राष्ट्रपति का है। राज्यपाल का कब है? जब अपराध राज्य की विधि के विरुद्ध हुआ हो। केंद्र के संदर्भ में राज्यपाल को अधिकार नहीं है। अगर कोई अपराधी है राज्य की विधि के विरुद्ध, अगर मान लो इसने अपराध किया था, तब देखो बेसिकली किसी व्यक्ति को क्षमा करना है ना, किसी व्यक्ति को क्षमा करना राष्ट्रपति के हाथ में है, और यहाँ पर भी इस अपराधी को क्षमा करना राज्यपाल के अधिकार में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब आता है अगर हम मृत्युदंड डेथ पेनल्टी की बात करें, क्या जो सजा ए मौत मिलती है। अच्छा ये बात बताओ, हम इसको सजाए मौत क्यों कहते हैं? धारा इसके तहत सजाए मौत, ताज़िरात हिंद, ये सारी चीजें क्या है? सजाए मौत सीधे सीधे नहीं बोल सकते, डेथ पेनल्टी हमने दिया, सजाए मौत दिया जाता है इसके तहत। तो सजाए मौत की अगर हम बात करें तो डेथ पेनल्टी जो है बच्चों, ये इसका एकमात्र अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और अगर हम राज्यपाल के संदर्भ में मृत्युदंड की बात करेंगे तो ये मृत्युदंड को माफ नहीं करते, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? क्या इस संदर्भ में कुछ कर सकते हैं? स्थगित या पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्या कर सकते हैं कि ये जो मृत्युदंड है इसको कुछ समय के लिए स्थगित या पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, या पुनर्विचार हेतु कह सकते हैं। लेकिन मृत्युदंड को माफ करना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में है, एकमात्र अधिकार उसे ही दिया गया है। इसके अलावा बच्चों अगर हम कोर्ट मार्शल की बात करें, सैन्य न्यायालय जो कोर्ट मार्शल कराते हैं, है ना, सेना में जो कोर्ट मार्शल होता है, सैन्य अदालत है, क्या इसकी सजा को कौन माफ करता है? तो कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालत के मामले में सैन्य अदालत की जो सजा है इसे माफ कर सकता है, इसे माफ कर सकता
है, ठीक है, राष्ट्रपति। बट यहाँ पर भी याद रखना कि अगर हम कोर्ट मार्शल की बात करेंगे तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है राज्यपाल के पास, ऐसा अधिकार आया समझ में? राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह कोर्ट मार्शल या फिर जो डेथ पेनल्टी है उसको माफ कर सके, है ना। और अगर हम ये जो इंपॉर्टेंट जो पार्डन पावर है, ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखो हमने तीन चीजों को समझा। सबसे पहले हमने देखा कि बेसिकली राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में तुलना, तो अध्यादेश की बात कर ली, शपथदान की बात कर ली, वीटो पावर की बात कर ली, है ना। और इसमें सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई बिल जो है अगर वह सामान्य विधेयक है तो सामान्य विधेयक के संदर्भ में प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होंगे, यस, नो और रिकंसिडरेशन। गवर्नर के पास तीन नहीं बल्कि चार विकल्प होंगे, इनके पास चौथा विकल्प आर्टिकल 201 के अंतर्गत आएगा, जिसमें राष्ट्रपति को वह उस विचार के लिए सौंप देते हैं कि भैया आप सोच लो आगे। तो 201 का ये चौथा विकल्प स्पेशली है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम रिकंसिडरेशन के लिए बात करें तो अगर मान लो धन विधेयक नहीं है, सामान्य बिल है, तो राष्ट्रपति के पास अगर पुनर्विचार के लिए आया हुआ है तो राष्ट्रपति, ध्यान रखना, उस पर पुनर्विचार के बाद स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। पर अगर यही धन विधेयक होता तो धन विधेयक पर तो स्वीकृति देने के लिए वो भी बाध्य है, चाहे वह संसद का हो या राज्य विधानमंडल का हो, ठीक है। तो धन विधेयक के बारे में हमने क्या देखा कि केवल दो विकल्प है, तीन विकल्प नहीं है। तीसरा विकल्प कौन सा नहीं है? तीसरा विकल्प रिकंसिडरेशन वाला नहीं है, तीसरा विकल्प पुनर्विचार वाला नहीं है ना, ठीक है, क्लियर। चलो तो अध्यादेश पावर की भी बात हो गई, अध्यादेश शक्ति की बात हो गई और शपथदान की शक्ति की भी बात हो गई, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ कि राज्यपाल की हम संवैधानिक स्थिति की बात करेंगे, तो ये जो बेसिकली ये संवैधानिक स्थिति है, संविधान में क्या स्थिति है, मतलब संविधान में क्या कोई ऐसे कहीं कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं कि इनको पावर मिलती हो उससे या बाकी सारी चीजें। तो देखो हमने जाना कि भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह ही हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। तो जैसे कि हमने देखा कि राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। अगर नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया क्योंकि वास्तविकता में तो शक्ति जो है नेक्स्ट चैप्टर मींस मुख्यमंत्री, नेक्स्ट चैप्टर में राज्य मंत्री परिषद है ना। तो उसमें क्या है कि वास्तविकता में तो जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद है, राज्य मंत्री परिषद, वही काम करेगी। तो राज्यपाल बेसिकली कैसे काम कर रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, राज्यपाल वैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की राज्यपाल की अगर हम संवैधानिक शक्ति का अंदाजा लगाना चाहें तो तीन आर्टिकल से लग जाता है, आर्टिकल 154, आर्टिकल 160, आर्टिकल 164। आर्टिकल 154 जो है वह ये कहता है कि बेसिकली राज्य की कार्यकारी जो शक्तियां है वह राज्यपाल पे निहित होगी और संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा संपन्न होंगे। तो कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? आर्टिकल 154 कहता है कि पूरे लिख लो, राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, ठीक है। तो कैसे काम होगा? उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी या फिर उनके माध्यम से। दूसरा देखो अगर हम बात करें कि आर्टिकल 163 जो है वह क्या कहता है? ये कहता है कि जो बेसिकली अपने विवेकाधिकार से तो राज्यपाल डेफिनेटली कुछ काम कर सकते हैं, बट अपने विवेकाधिकार के अलावा वह कैसे काम करेंगे? तो जो गवर्नर है वह सीएम और जो मंत्री परिषद है इनकी सलाह पर ही काम करेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री। अच्छा जैसे कि हम राष्ट्रपति की भी बात करेंगे, राष्ट्रपति की, तो सीएम मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। ही को अंडरलाइन कर लो बच्चों, ठीक है। इसके अलावा देखो एक आर्टिकल 164 भी है। आर्टिकल 164 कहता है कि राज्य मंत्री परिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। केंद्र में ये जिम्मेदारी कैसी है? लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है ना। तो यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद की, और ये सुनिश्चित कराएगा राज्य मंत्री परिषद, नॉट मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानमंडल के लिए होगी, विधानमंडल के प्रति, ठीक है, राज्य विधानमंडल के प्रति होगी और ये उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। तो ये आर्टिकल 154, 63, 64। अच्छा इसके अलावा ये देखो कि राज्यपाल की अगर हम स्थिति की बात करें तो बेसिकली राष्ट्रपति की तुलना में कुछ मामलों में भिन्न है ना। राष्ट्रपति की अगर हम स्थिति की बात करें, राष्ट्रपति और राज्यपाल तो थोड़ी सी स्थिति भिन्न है, राज्यपाल के पास कुछ ऑप्शन ज्यादा है। जैसे कि हमने विकल्पों की बात की थी, जिन विकल्पों में राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन है उन विकल्पों में वैसे मामलों में राज्यपाल के पास चार विकल्प हुआ करते थे, चौथा विकल्प राष्ट्रपति वाला ऐड हो गया था। अब देखो तो संविधान में ये कहा गया है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति जो है कुछ ज्यादा है, बल्कि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कोई कल्पना नहीं की गई है। तो अगर विवेकाधिकार की बात करें तो देखो विवेकाधिकार जो है, दो बातें हमें इसमें समझनी है। पहली बात ये है कि राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं, संविधान में भी हैं, पर प्रेसिडेंट के पास मतलब संविधान में नहीं है ना। पर अगर हम संविधान की बात करें तो ऐसी कोई कल्पना राष्ट्रपति के लिए नहीं है। तो ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात देखो, हमने क्या जाना था कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं? नहीं। तो राष्ट्रपति कैसे काम कर रहे थे? मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, और केंद्रीय मंत्री परिषद पीएम के नेतृत्व वाली थी, तो बेसिकली उनकी सलाह के आधार पर ही काम कर रहे थे। वो आर्टिकल कौन सा था? 74 या 75? बताओ जरा, 74 या 75? और यहाँ पर सेम बात कही गई है कहाँ पे? 164 में। तो थोड़ा आर्टिकल्स को ध्यान रखोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम बात करें तो देखो 42वां जो संविधान संशोधन था, इस 42वें संविधान संशोधन ने क्या किया था कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह बाध्यकारी होगी। केंद्रीय मंत्री परिषद की जो सलाह है वह बाध्यकारी है, लेकिन अगर हम राज्यपाल की बात करेंगे तो ऐसी बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं, ठीक है। अब कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गई तो ऐसी बाध्यता नहीं होगी, तभी तो होंगी। तो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति यहाँ पर हमने बात की 3 आर्टिकल और राष्ट्रपति से तुलना कर ली, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो कि संविधान में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि बेसिकली राज्यपाल के विवेकाधिकार पर अगर प्रश्न उठेगा तो उसका निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल ने अपने विवेक के आधार पर कुछ निर्णय ले लिया। मैं आपको कुछ ऐसी स्थितियां बताती हूं जब वो निर्णय ले सकते हैं। तो अगर राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठेगा तो इसमें राज्यपाल का जो निर्णय है वह अंतिम होगा। अब इस बात पे देखो कि अगर पहले इसको समझो उसके बाद टॉपिक को मत पढ़ो अभी यहाँ देखो। तो अगर विवेकाधिकार पर प्रश्न उठा, अगर विवेकाधिकार पर प्रश्न उठा तो अंतिम निर्णय जानते हो किसका होगा? खुद राज्यपाल का। तो अंतिम निर्णय विधानमंडल का नहीं होगा, ना मुख्यमंत्री का होगा, ना राष्ट्रपति का होगा, बल्कि किसका है? अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होगा। अंतिम निर्णय जो शक्ति है वह किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी, ठीक है। और इस संदर्भ में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसे विवेक अनुसार निर्णय लेने का एक अधिकार था भी या नहीं। तो कब विवेक अनुसार निर्णय ले, कब ना ले, इस बात की जो अंतिम समीक्षा या अंतिम निर्णय की बात है वो खुद गवर्नर के पास, किसी और को दी नहीं गई है पावर, है ना। अच्छी बात है। तो राज्यपाल को तुलनात्मक रूप से हमारे संविधान में ज्यादा शक्तियां दी गई है, ज्यादा शक्तियां भले दी गई, पर फायदा किस बात का है? तो केंद्र का एजेंट या राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि के रूप में कहीं ना कहीं वे काम करते हैं। आगे इस लाइन को लिखा गया है यहाँ पर, है ना। अच्छा देखो कि बेसिकली हम देखेंगे कि संवैधानिक विवेकाधिकार जो है 3-4 मामलों में है। पहला मामला ये कहता है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ, पहला मामला ये कहता है बच्चों कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किस मामले को सुरक्षित रखना है, किस मामले को सुरक्षित नहीं रखना है, ये बात, इस पर जो विचार है वह राज्यपाल का होगा, है ना। इस बात पर अगर प्रश्न की बात करें तो ये किसका अधिकार होगा? इनका अधिकार होगा। इसके अलावा मान लो अगर उनके पास कोई अतिरिक्त प्रभार है पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में बतौर प्रशासक रूप में अगर वह कार्य कर रहे हैं, तब भी ये अधिकार किनके पास है? तब भी ये अधिकार उस संदर्भ में कार्य करने का बेसिकली अगर मान लो कि वह पड़ोसी अगर कोई केंद्र है ना, हो सकता है ये होता है कि किसी राज्य में कोई है राज्यपाल है, उसे जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया, तो उस संदर्भ में बेसिकली बतौर प्रशासक जब वह काम कर रहे हैं तो क्या डिसीजन लिए जाने हैं, वो सारे अधिकार उन्हीं के, वो सारी विवेकाधिकार उन्हीं के। इसके अलावा देखो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, मैं भी इस पे आपको आंसर
राइटिंग करवाऊंगी। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी है, आर्टिकल 356 है ना, तो ये विवेक कब करनी है कब नहीं करनी है, ये अधिकार किसके पास है, ये अधिकार गवर्नर के पास है, ये राज्यपाल के पास अधिकार है, और इसके संदर्भ में कोई और जो प्रश्न है बेसिकली मैं नहीं उठा सकता। चौथी बात है, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों की बच्चों यहाँ बात की है। आप बताओ जरा, ये किस अनुसूची में हमने पढ़ा था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, अगर यहाँ का कोई राज्यपाल है मान लो, ठीक है, और वहाँ पे खनन की रॉयल्टी है, खनन जो माइनिंग वाला काम होता है, तो वहाँ से जो रॉयल्टी मिल रही है, अब क्या है कि ये अगर जनजातीय प्रदेश है, इस जनजातीय प्रदेशों का जो प्रशासन चल रहा है उसमें राज्यपाल के पास ज्यादा शक्ति है। तो ऐसे में राज्यपाल ये तय करेंगे कि वो जो खनन से रॉयल्टी मिल रही है कितनी जनजातीय जिला परिषद को देनी है, उसमें क्या उनका अंश है, ये बात उनके पास होगी। तो देय राशि का जो निर्धारण है बेसिकली वो यही करेंगे, ठीक है। देय राशि का जो निर्धारण है उत्खनन के मामले में, खनन के मामले में रॉयल्टी कितनी होगी और जिला जो जनजातीय परिषद है उसको कितना पैसा देना है रॉयल्टी का, ये भी इनको होगा। तो यहाँ पर ये 4 ऐसे मामले हैं, ये यहाँ पर 4 ऐसे मामले हैं बच्चों, जिसके 1, 2, 3 और 4। तो ये विवेकाधिकार था या नहीं था, इस पे अंतिम निर्णय किसका है, खुद माफ कीजिएगा मैंने राष्ट्रपति लिख दिया है, बोला मैंने राज्यपाल ही होगा, है ना। इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, राज्यपाल का होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, अगर लिख लिया है आपने एक था उसको हटा दो, बार-बार राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ाते पढ़ाते समटाइम्स एक वर्ड इधर-उधर हो जाता है ना, ह्यूमन मिस्टेक। इसको सही कर लेना कि विवेकाधिकार पर अगर प्रश्न उठा तो अंतिम निर्णय किसका होगा, राज्यपाल का होगा, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा जरूर करना कि मैं, अगर आप देख रहे हैं कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं कि इस पे ये मिस्टेक है इस टाइम लाइन पर, तो आप चाहें तो वहां पे ये लिख दें कि मैंने इस मिस्टेक को यहाँ पे सुधार दिया है, ठीक है। चलो अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। देखो पहले तो किसी राज्य के राज्यपाल को निम्न में कौन सी विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना, मंत्रियों की नियुक्ति, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया, अगर होता तो मैं पढ़ा नहीं देती, विश्वास रखो भाई। राज्य विधानमंडल द्वारा कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु सुरक्षित रखना, किसको आरक्षित रखना है, किसको आरक्षित नहीं रखना। राज्य की सरकार के कामकाज के लिए संचालन के नियम बनाना, देखो ये बेसिकली अधिकार तो है राष्ट्रपति को, पर ये उसकी विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि हमने विधायी शक्तियों की बात की, हमने कार्यकारी शक्तियों की बात की, तो ये शक्तियां उससे संबंधित है। अगर उन्हें अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेना हो तो हमने 4 बातें जो है पढ़ी थी, उन 4 मामलों के अलावा ऐसा कोई मामला नहीं है। ये जो बाकी मामले हैं कि नियुक्ति करना तो कार्यकारी अधिकार वाली बात हो गई, संचालन के लिए नियम बनाना तो ये विधान संबंधी बात हो गई, विधायी अधिकार हो गए। विवेकाधीन शक्तियां कहां है, तो विवेकाधीन शक्तियां कैसी है कौन सी नहीं है, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, निम्न में कौन सा कथन सही है 2030, राज्यपाल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न आता है। भारत में एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, पहले ऐसा नहीं था, मतलब पहले तो ऐसा ही था कि लगभग एक राज्यपाल एक व्यक्ति एक ही राज्य का मुखिया होगा, लेकिन उसके बाद देखो हमने जाना था कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इस बात को लिख लो यहां भी याद रहेगा। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था बच्चों, 1956। 7वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें यह तय किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त आखिर कौन करेगा, बताओ जरा। अगर हम राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें, क्या इस संदर्भ में कोई विधि है, क्या इस संदर्भ में कोई विधि है, यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया नहीं, हमने क्या पढ़ा था कि संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है, और इस बात की आलोचना भी कई मामलों में जो है की गई। जब शुरुआत में हमने कुछ केसेस की बात की थी, और उन केसेस में हरगोविंद पंत केस में क्या कहा गया था उच्चतम न्यायालय ने कि राज्य में राज्यपाल का जो कार्यालय है वह केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है, स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। ये बात यहाँ पर कही गई थी कि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है कोई अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इस बात को कहा गया था। साथ ही देखो हमने एक और यहाँ पर अगर आपको याद हो कुछ केसेस हमने और पढ़े थे, अच्छा जैसे कि हमने देखा था सूर्य नारायण केस, और सूर्य नारायण केस 1981 में क्या कहा गया था, सूर्य नारायण केस 1981 सूर्य नारायण केस, इसमें क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होना राज्यपाल का न्याय संगत नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का होना न्याय संगत नहीं है ना। तो ये बात कही गई थी, लेकिन ये बात तो सही है ना। चौथा देखो, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल के द्वारा बहुसमर्थन के आधार पर की जाती है, नो, ऑप्शन नंबर डी भी इसमें रॉन्ग होगा। चलो मेंस का एक क्वेश्चन देखो, मेंस का एक क्वेश्चन है अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर पूछा है आपसे कि विधिक और उत्तरदायी कारक ऐसे कौन से होंगे। हमने आर्टिकल अभी 356 की बात की, तो संघीय सरकारों के द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है उसके उपयोग की फ्रीक्वेंसी जो है क्यों लो हो गई, कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार क्या कारण थे। और यहाँ पे 2 कारण आपसे पूछे गए, विधिक और राजनीतिक, कुछ विधिक कारण रहे होंगे, कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे। इसका विवरण बेसिकली आपको बताना है, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें दिखा देती हूँ। ये बताओ कि आर्टिकल 356 जो आखिर सबसे पहले तो ये बताओ आर्टिकल 356 है क्या। आर्टिकल 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन की, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल, और इसे बेसिकली और क्या कहा जाता है, राज्य आपातकाल भी कह दिया जाता है, राज्य आपातकाल भी इसको कह दिया जाता है। तो 356 के तहत ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और इस राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता क्या है, चलिए ये बताओ कि राष्ट्रपति इसका आधार क्या है, किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो कोई जो राज्य है केंद्र के अधीन आ गया, केंद्र के नियंत्रण में आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल होने के कारण संवैधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। तब ऐसे में क्या होगा, राज्यपाल ये सिफारिश करते हैं आर्टिकल 356 के अंतर्गत, और राज्यपाल की ये तो विवेकाधीन शक्ति है ना। तो राज्यपाल बेसिकली सिफारिश करेंगे, क्या सिफारिश करेंगे कि बेसिकली केंद्र के नियंत्रण में राज्य को ले लिया जाए, केंद्र के नियंत्रण में राज्य को ले लिया जाए, ठीक है। डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है और केंद्र के अधीन जो है राज्य आ जाते हैं। आपको पता है कि बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसे बेसिकली आर्टिकल अगर हम 356 की बात करें, इसका दुरुपयोग इतना ज्यादा हुआ है, कहा था कि इसे डेड लेटर घोषित कर देना चाहिए, इसे एक मृत पत्र जो है बेसिकली घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत होगा। डॉक्टर अंबेडकर अब तक लगभग 200-250 बार, ज्यादा नहीं, 200 से लेकर 250 250 के आसपास 250 तक बार तक इसका दुरुपयोग हो चुका है। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि बेसिकली संविधान सभा में इस बात को कहा गया था कि आर्टिकल 356 को एक मृत पत्र की तरह देखा जाना चाहिए। बहुत रेयर ऑफ रेयर में ही आप इसका यूज करें, बहुत रेयर ऑफ रेयर में ही आपका यूज करें, लगभग 250 प्लस इसका जो दुरुपयोग है किया जाए। केवल इंदिरा गांधी के समय में शायद 20-25 बार इसका दुरुपयोग किया गया था आर्टिकल 356 का, सबसे ज्यादा 27 बार शायद, है ना, 27 बार बेसिकली। और इसका प्रयोग इसलिए किया गया था राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट जनादेश की अनुपस्थिति, समर्थन की वापसी। तो ये सारी जो सरकारें थी, अब देखो जैसे राज्य सरकार, देखो सबसे बड़ा कि हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया जिसमें कि राज्य का अपना अस्तित्व भी है। राज्य का अपना कैसा अस्तित्व, मतलब संविधान में कुछ शक्तियां दी है, वो वाला स्वतंत्र अस्तित्व की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो कि डिफरेंट पार्टी की सरकार है तब तो बहुत आसान हो गया। याद करो केरल में नंबूदरी-पाल की सरकार पहली बार बनी थी, और ऐसे में कांग्रेस ने हटाने के लिए 356 का प्रयोग संभवतः वह पहला दुरुपयोग माना जाता है। एनसीईआरटी में इस बात को पढ़ा था। तो 356 की जो आवृत्ति, देखो सबसे पहले शुरुआत में जब आपको आंसर लिखना हो, सबसे सही आंसर लिखने का तरीका होता है जो पूछा है वो बता दो। मैंने आपसे नाम पूछा, नाम बता दो। मैंने आपसे आपका गांव पूछा, गांव बता दो। मैंने आपसे शहर कस्बा पूछा, बता दो। कहां से एजुकेशन हुई वो बता दो, ठीक है। क्यों तैयारी करनी है यूपीएससी की, कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी अभी प्रिपरेशन जो कर रहे हो वो कहां तक पहुंची है बता हो गया। तो जो पूछा सबसे अच्छी चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो ना, घुमाने का तो समय ही नहीं। अब मुझसे पूछा 250 वर्ड में लिखो, घुमाओगे तो 500 शब्दों तक घुमाते रह जाओगे, सही बात लिख नहीं पाओगे। सबसे अच्छी बात है जो इंपॉर्टेंट बात है उसको लिखो। तो शुरुआत तो देखो 356 पूछा तो 356 की डेफिनेशन से शुरू करोगे ही करोगे, है ना, करोगे नहीं करोगे, यहां से तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब लेकिन आपने लिखा कि 356 का दुरुपयोग हो रहा है। अब इस दुरुपयोग को रोकने के लिए 1990 के बाद से कुछ ऐसे कारण रहे, उन कारणों की मैं चर्चा आपको बता देती हूं कि आखिर कौन-कौन से ऐसे कारण रहे 356 के लिए, ठीक है। चलो आगे समझ में
तो आर्टिकल 356 की जो फ्रीक्वेंसी कम हुई 1901 समय दिया गया कि आखिर ये इसकी बढ़ोतरी हुई या कम हुई, तो कम आवृत्ति के क्या कारण, कम आवृत्ति के कारण या इसका यूज कम हुआ, उसके हम यहाँ पर रीजन की बात करने वाले। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट की बात करें, एक केस है एसआर बोम्बई केस, एसआर बोम्बई केस। इस मामले में जानते हो क्या कहा था? इस मामले से पहले तक सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के बाहर था 356, लेकिन एसआई बोम्बई केस में बेसिकली ये कहा गया, इस मामले में ये माना गया बेसिकली कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया, न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। मतलब इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब न्यायिक समीक्षा होगी तो अगर मान लीजिए कुछ गलत इंटेंशन के आधार पर केवल पार्टी खेलना था, इस आधार पर आपने राज्य सरकार को हटा दिया तो लोकतंत्र के खिलाफ है कि वहां की जनता ने जिन लोगों को चुना था, जिस सरकार को चुना था, उसको काम नहीं करने दे रहे। तो ऐसा है मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, न्यायिक समीक्षा का जो विषय है बेसिकली बना दिया, कुछ साक्ष्य के आधार बनाए गए, कुछ आधार बनाए गए बेसिकली, किन आधारों पर हमें चेक करेंगे एक बार न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली राज्य विधायिका को बहाल करने, अगर गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई तो राज्य विधायिका जो उसको बहाल किया जाए, इस संदर्भ में भी कुछ निर्णय जो है लिए गए। इसके अलावा हम देखेंगे कि अंतरराज्यीय परिषदों का गठन हुआ, अंतरराज्यीय परिषदों का गठन। अब देखो ये कैसे जिम्मेदार है कि अगर अंतरराज्यीय परिषदों का गठन हुआ है तो राज्यों के बीच के जो संबंध है वह सुधरेंगे और तब भी इसकी जो आवृत्ति है बेसिकली कम होगी। एक कारण इसका ये भी था। ठीक है, एक कारण जो है वह इसका ये भी था। तीसरा हम देखेंगे इसमें बेसिकली कि गठबंधन की राजनीति। आप देखेंगे कि 1990 के दशक के आसपास की बात हो रही है और यहाँ पर क्या हुआ था कि तब गठबंधन की राजनीति होने लगी थी। कांग्रेस का प्रभुत्व चूंकि आते खत्म हो चुका था 6-7 में लोकसभा चुनाव तक, और ऐसे में क्या हुआ था कि अब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था, तो गठबंधन की सरकार बननी थी। अब गठबंधन की बनेगी तो ये सोचो कि कम से कम 4 या 5 दल मिलकर आपस में सरकार उन्होंने बनाई है। अब हो सकता है पूरी संभावना है कि वो जो 4-5 पार्टी है उसमें से किसी एक की सरकार उस राज्य में, तो आप कैसे हटाओगे? तो गठबंधन में ये निर्णय लेना इतना आसान नहीं है। जब कांग्रेस का प्रभुत्व था तब तो ठीक है, बाकी पार्टी क्या कहीं सरकार है तो हटा दो, ऐसा पॉसिबल था कि एक पार्टी की सरकार है मान लीजिए तो वो बाकी को किसी को हटा देगा, सेम पार्टी की सरकार। लेकिन अब कैसे पॉसिबल होगा? आपकी कुर्सी के अगर 4 पैर है तो वो चारों 4 पार्टियों के हैं। समझो आपने एक भी जगह ऐसा किया, आपने कुछ ऊंच नीच दिखाई और वहां पर समर्थन वापस ले लिया, सरकार ही गिर जाएगी, तो काहे 356 का प्रयोग करना? तो ऐसे में क्या हुआ कि बेसिकली इसकी आवृत्ति जो है वह कम हुई। तो गठबंधन का जो दौर था, गठबंधन की राजनीति एक बड़ा कारण उभर के सामने आया। गठबंधन की राजनीति है, ठीक है, ये आपका राजनीतिक कारण हो गया, ये आपका विधिक कारण हो गया, ये आपका विधिक कारण हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे क्षेत्रीय दलों का उदय बहुत ज्यादा हो गया। अब जब क्षेत्रीय पार्टियां इतनी ताकतवर हो गई, जो रीजनल पार्टीज हैं ये ताकतवर होती, इतना आसान नहीं रहा भाई 356 का प्रयोग। क्षेत्रीय पार्टी का उदय, पार्टियों का उदय बेसिकली सभी जगह पर, तब इतना आसान कैसे है जब वही इतनी ताकतवर है? तो ये कुछ ऐसे कारण रहे, आप लिख सकते हैं कि बेसिकली अगर 356 का कम प्रयोग होगा तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है स्वस्थ बनी रहेगी, लोकतंत्र स्वस्थ बना रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है क्या हुआ था? मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था कि एक बार आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आंध्र प्रदेश जो हाईकोर्ट था उसके एक आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट को राइट तो है कि हाईकोर्ट के किसी आदेश को रोक लगा दे। तो बेसिकली जो आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट था उसने ये कहा था कि संवैधानिक मशीनरी की विफलता, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के संदर्भ में उसने स्वतः संज्ञान ले लिया था कि हम खुद इस मामले को देखेंगे। स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायिक जांच की बात कही थी, तो इसे जुडिशियल ओवररीच कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, न्यायिक समीक्षा करना बात अलग है, पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उस मामले को देखना ये तो जुडिशियल ओवररीच का मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है। तो देखो जुडिशियल ओवररीच हमने पढ़ा था, उसमें इस बात को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, एसआर बोम्बे केस हो गया, बस यही सारी बातें। अब एक और छोटा सा पॉइंट आपका बचा है। पहले क्वेश्चन देखो, क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जुलाई 2018 में उपराज्यपाल और दिल्ली में चुनी हुई सरकार के बीच में राजनीतिक संघर्ष को सुलझा सका है? मुख्य परीक्षा 2018। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। अब देखो दिल्ली की जो स्थिति है बड़ी विशेष और विवादास्पद भी है। अब दिल्ली तो भाई दिल्ली है, राजधानी में कौन नहीं चाहता अपना वर्चस्व है ना, अपना नियंत्रण। तो ऐसे में क्या है कि दिल्ली बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश है, एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के साथ साथ इसमें विधानसभा भी है, मतलब चुनी हुई सरकार है। अब चूंकि केंद्र सरकार है तो केंद्र का भी नियंत्रण है, तो राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में आएंगे ना, केंद्र के सीधे नियंत्रण में आएंगे। तो अब यहाँ पर किसकी चलेगी? बहुत मुद्दा चलता रहा। आप नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल का बहुत केसेस, बहुत आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मुद्दा चलता रहा। अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि जो चुनी हुई सरकार है वो लोगों ने चुना हुआ है, तो जन्मतः हम बेसिकली इंपॉर्टेंस दें, महत्व दें, हम उसके हिसाब से देखें चीजों को। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जब इतना विवाद चला, अब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जो है बार-बार व्याख्या कर रहा था। उसने कहा कि कुछ मामले जो है वह कुछ मामले डिसाइड किए कि जैसे कि पुलिस व्यवस्था ये कौन देखेगा, ऐसे करके। तो उसमें बस यही बताना था, उस निर्णय की समीक्षा करके। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो बताना होगा कि दिल्ली का स्टेटस ये है और इसलिए यहाँ पे 2 सरकारें हैं। हाल ही में ये विवाद चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये इस फैसले को सुलझा गया नहीं सुलझा गया उसके आधार पर संवैधानिक आधारों पर व्याख्या कर दो। करंट अफेयर हो गया। 22 का क्वेश्चन देखो, राज्यपाल के द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक, अब देखो क्या पूछा है, विधायी शक्तियों की बात पूछी है, विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिए। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेशों की विधायिका के समक्ष रखे बिना उन्हें प्रख्यापित करने की वैधता पर चर्चा कीजिए। अच्छा एक बात बताओ कि आपने अब ऐसा एक मामला हो चुका, आप क्या इस मामले को रखे बिना इसकी व्याख्या कर दोगे? जैसे कि हमने कौन सा केस पढ़ा था, डीसी वाधवा केस। बच्चों यहाँ वो चर्चा होगी आपकी, आप लिखोगे कि डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है भैया, बड़ा ही इंपॉर्टेंस है इस बात का। डीसी वाधवा केस में क्या कहा था कि अध्यादेश की कोई शक्ति जो है वो उसकी समकक्ष थोड़ी है राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल ने उस प्रस्ताव पर विचार ही नहीं किया, नीति पर विचार ही नहीं किया, आप सीधा अध्यादेश जारी कर दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या कि इस वैधता पर आपको चर्चा करनी है, डीसी वाधवा केस के बारे में बताना है, अध्यादेश के बारे में बताना है, विधायी समीक्षा, विधायी शक्तियों की आवश्यक चर्चा। तो जितना बच्चों आप इसके आसपास लिखेंगे, जितना आप टू द पॉइंट आंसर्स लिखेंगे, सीक्वेंस से जो पूछा है सीक्वेंस से वैसे आंसर दो। कोशिश करो, प्रैक्टिस 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 के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने अच्छा माइकल फिलिप्स शायद नाम है अमेरिका के जो तैराक थे, अभी है अमेरिका के जो तैराक है, और उन्होंने अभी तक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए 23 के आसपास, हाईएस्ट टोटल लिए, जिसमें कि 23 उसमें गोल्ड मेडल। उन्होंने कहा कि चाहे बर्थडे हो, कोई और पार्टी हो, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो, क्रिसमस हो, है ना, कोई भी हॉलीडे हो, मैं हमेशा पानी में था। स्विमिंग कर रहे थे, वही करेंगे ना। तो क्या मैं हमेशा पानी में था, दैट मींस कि वो हमेशा इतनी प्रैक्टिस उन्होंने की, काफी ज्यादा प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे कि कभी नहीं जीतोगे। जैसे कि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, आपको लगता है कि जाने कैसे ही इस पे कंट्रोल होगा। हमारे हाथ में तो केवल प्रैक्टिस करना है, तो जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस चाहे मेंस आंसर राइटिंग की हो, उतनी ही तो परफेक्ट होगा। अब किसी बच्चे ने एक आंसर नहीं लिखा, वो कह रहा मैं आंसर ही नहीं आ रहा। मैं ये पूछती हूं ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों कि आखिर क्या आपने अपने अभ्यास कितना किया, या कहीं ना कहीं ये बताओ कि अगर ग्रेजुएशन कर चुके या कॉलेज में हो तो थोड़ा बहुत आंसर लिख ही रहे हो ना, बस कंटेंट उस वक्त बढ़ जाता है, थोड़ा सा आपको ज्यादा चीजें लिखनी होती है, करंट अफेयर से ज्यादा चीजें लिखनी होती है, एक बेस्ट आंसर कुछ नहीं होता, आपका अपने दिमाग की सोच होती है, यही सारी चीजें तो होती है। ऐसा थोड़ी कि अनपढ़ हो कि नहीं मुझसे आंसर लिखते नहीं आता, बस दूसरों का सुन लिया, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम। अरे प्रैक्टिस कितनी की, 200-500 आंसर लिखो तो तब तो जाके पता चले कि सच में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप जिस दिन 500 आंसर लिख लोगे फिर लगेगा कि नहीं आ रहा है, वो माना जाएगा। ऐसा थोड़ी कि एक भी आंसर नहीं लिखा, मैं आंसर लिखना नहीं आ रहा। मैं प्रैक्टिस बता दो कैसे करेंगे, जब तक खुद से बैन उठाओ। छोटी क्लास के बच्चे तो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों के आपको हाथ से लिखना सिखाया जाए कि ऐसे लिखो, ए लिखो, बी लिखो। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाओ, जब तक अभ्यास नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात। चलो तो ये आप सभी को प्रैक्टिस के लिए देती रहती हूं मैं। अब लास्ट है आपका राज्यपाल के कामकाज के मुद्दे। राज्यपाल के कामकाज के मुद्दे इसको लिखवाते नहीं है, बस समझ लो। अच्छा देखो, अगर हम इन मुद्दों की बात करें, बेसिकली सरकारी आयोग की अगर हम बात करें तो सरकारी आयोग जो 1983 से 83 में बना था, 88 में रिपोर्ट दी, थोड़ा सा चैप्टर लेंदी हो गया पर जरूरी था। सरकारी आयोग ने कुछ मुद्दे बताए थे।
जैसे कि कहा कि भाई राज्यपाल का मेन मुद्दा क्या होगा, मुख्यमंत्री चुनने और बर्खास्त करने में, बहुमत के परीक्षण में, विधानसभा को भंग करने में, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को आरक्षित करने में, ठीक है, ये आर्टिकल 3। विधानसभा के नामांकन, विधान परिषद के नामांकन में, विधान परिषद में कितने सदस्य करता है वो, लगभग टोटल के 1/6 है ना, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में। तो ये कुछ ऐसे कामकाज के मुद्दे हैं जो कि जो राष्ट्रपति है बेसिकली वह करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। आपको जहां पे भी लग रहा है कि वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत है, स्पीड में दोबारा देखो, जो प्रैक्टिस के लिए बताया वो प्रैक्टिस आप सभी को करनी है, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन में बच्चों हमने क्या क्या बात की, जल्दी से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हमने शुरुआत करी थी कि हमने स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या पढ़ना है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधान मंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण, उपभोक्ता आयोग, लोक अदालत, अन्य न्यायालय, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, इस पे जो ये क्लास नोट्स जो मैंने पढ़ाया है, ये क्लास नोट्स अवेलेबल होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती है। तो यहाँ पे आप बारकोड को स्कैन कर लो या @मंजू PW UPSC वाला सर्च करके इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, तो हमने राज्य सरकार से शुरू किया था कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना, ये सब होती है। और यहाँ पर हमने संघीय व्यवस्था से चीजों को समझना शुरू किया था, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, और फिर हम राज्यपाल के बारे में आए थे। तो हमने यहाँ पर जाना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, है ना। योग्यता, शपथ व शर्तों की बात करें। योग्यताओं में हमने देखा कि भारत के नागरिक होंगे, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, और सरकारी आयोग के द्वारा भी कुछ योग्यताओं की जो बात है वह की गई थी, ठीक है। राज्यपाल की पदावधि टर्म की बात करें, सामान्यतः 5 वर्ष, अदरवाइज मेन तो वही है ना कि प्रेशर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त, और इसकी आलोचना किसमें, सूर्य नारायण केस में की जाती है। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य में कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों की हमने बात कर ली, ठीक है। तुलना को हमने बड़ी उससे समझा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, बिकॉज़ ऑफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक भी है। सो हमने जाना वीटो पावर, अध्यादेश, संविधान की शक्ति, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की बात की, बार-बार हमने राष्ट्रपति से तुलना की, राज्यपाल की कामकाज के मुद्दे हमने देखे, ठीक है। क्लियर है। सो यहाँ पर हमने जाना कि व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे काम करता है, ये सब हमने समझा। राज्यपाल की नियुक्ति, वर्तमान में हमने जो राज्यपाल के चुनाव के लिए व्यवस्था अपनाई हुई है उसके पीछे के क्या रीजन है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए। सरकारी आयोग का एक क्वेश्चन था कि निश्चित रूप से राज्यपाल बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, किसने रिकमेंड किया, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यपाल की पदावधि क्या होगी, शक्तियों पर हमने बात की, विधायी शक्तियां, ऑर्डिनेंस पावर, न्यायिक शक्तियां, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि वीटो पे क्या कंपैरिजन होगा, अगर सामान्य बिल है तो, मनी बिल है तो क्या कंपैरिजन होगा, ठीक है। संविधान की शक्ति क्या होगी, संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक विवेक अधिकार, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन। और हमने एक मेंस का जो क्वेश्चन था बच्चों, उसको हमने समझा कि आखिर 1990 के दशक में क्यों कमावृत्ति हुई, तो एसआर बॉम्बे केस, अंतरराज्यीय परिषद, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रीय पार्टियां, ठीक है। और हमने एक और केस देखा जिसमें डीसी बात का पुल जो है वह कर सके हैं। तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और नोट साथ साथ बनाते चले, पिछले क्लासेस का रिवीजन करते चले। आपके 30 चैप्टर्स टोटल कवर हो चुके हैं, 42 चैप्टर्स तक जो है वो आपका आराम से प्रीलिम्स के पहले हो जाएगा। वैसे भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स चल चुका है, 16 जून को होगा, तो आपके पास थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा है, तो रिवीजन करते रहिए। तब तक कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सारे आपके कवर करा दिए जाए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कवर करा दिए जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।